हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम के बाद आ चुकी हूँ। आई थिंक एटलीस्ट 15 दिन तो हो ही गए होंगे। तो चलो हम बिना कुछ भी और भी कहे ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट होने वाला है और जैसे भी लगेगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। और ये स्टोरी मॉडर्न होगी, ठीक है, वंशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि आखिर में कॉलेज में अब नाम लिखा जाएगा बच्चों का, क्योंकि ये लोग 12th पास आउट हो चुके हैं तो ऑफकोर्स कॉलेज तो जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर जो एक लेडी थी वो अभी कह रही थी नहीं मेरा बच्चा नहीं जाएगा। तो आपको पता है ना कि उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तभी उनके जो हस्बैंड थे वो कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो, मैं अपने बच्चे को खुद बुली होने दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी वहाँ पे उसके भाई बहन तो होंगे ही ना। तब वहाँ पे जो लेडी थी वो कह रही बिल्कुल भी नहीं, मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने रहेगा। तब जो उनके हस्बैंड थे वो कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि हमारा बच्चा ऐसे ही रहे, बस वो घर पे अब बैठा रहे और वो पढ़े लिखे ना। तुम्हें पता है ना इस दुनिया में बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तब जो लेडी थी वो कहती हाँ मैं जानती हूँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए इतनी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं रखी हुई है। मेरा बच्चा अगर ना पढ़ेगा, ये बैठ के खाएगा पूरी लाइफ अपनी, बस बैठ के खाएगा, इसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तब जो वहाँ पे उनके हस्बैंड थे वो कहते हैं तुम क्या करना चाहती हो यू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम आखिर में विंग को इतना ज़्यादा तुम क्यों बिगाड़ रही हो, विंग को तुम्हें इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत है। तब जो मतलब जो मैडम यू थी वो मैडम यू ही थी जो बहस कर रही थी अपने हस्बैंड फरमियान से। तब मैडम यू कहती हाँ मैं बिगाड़ रही हूँ अपने बच्चों को, नहीं मैं अपने बच्चे को बिगाड़ नहीं रही हूँ, मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना मेरे बच्चे के साथ क्या क्या होता रहता है और मैं ये सब झेल नहीं सकती हूँ, मैं इसीलिए अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तब फरमियान कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, लेकिन कुछ तो दिमाग लगाओ, मतलब कुछ तो सोचो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, समझ में आ रहा है यू। तब जो मिसेस यू थी वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स मुझे समझ में आ रहा है, तुम मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम उन भेड़ियों के सामने फेंकना चाहते हो कि वो मेरी बेटे को नोच के खा ले और फिर उसकी आवाज़ भी ना किसी को सुनाई दे। फहमियान तभी जो फहमियान थे वो लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं बस यू, बस तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो, मैं अपने बच्चे के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करना जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो तुम प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। तब जो मैडम थी वो कहती है ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हो, करना जानते हो, पर तुम भी तो समझो फहमियान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारा बच्चा है वो, और तुम उसे उन लोगों के सामने डाल दोगे, तुम्हें पता है ना उसकी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। तब फेमियन कहते हैं यू तुम मेरी बातों को नहीं समझ रही हो, वो अगर अपनी कमजोरियों से खुद नहीं लड़ेगा तो लोग तो उसका फायदा उठाएंगे ही ना। और ये सारी बातें एक बच्चा जो अभी 18 साल का है वो बस बैठ के देख रहा था सीढ़ियों के पीछे, वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और वहीं से वो देख रहा था चुपचाप अपने माता पिता को लड़ते हुए। और ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो ये सब झेल नहीं पाता है। और वहाँ से उठ के वो अपने रूम में जैसे जाके डोर को बंद करता है वैसे ही नीचे से कुछ कांच टूटने की आवाज़ आती है और ये सुन के वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो बाहर नहीं जाता है और अपने रूम का डोर क्लोज करके वहीं पे बैठ के रोने लगता है। उसे बहुत रोना आ रहा था, वो हद से ज़्यादा रोए जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में उसके मॉम डैड उसके लिए कब तक ऐसे झगड़ा करते रहेंगे, वो तो कभी नहीं चाहता है कि उसकी वजह से कोई लड़ाई करे, कोई कुछ करे, लेकिन हमेशा यही होता है, हमेशा हर बार यही हो जाता है, हमेशा उसकी वजह से उसके मॉम डैड लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में किचकिच हो जाती है। इस वजह से वो इंसान बस रोए जा रहा था। फिर वो बच्चा जो हमारा बीइंग है वो उठता है और फिर अपने आंसुओं को साफ करता है और वॉशरूम में जाके अपने फेस को क्लीन करता है और अच्छे से थोड़ी देर तक बस शांति से बैठा रहता है, अपने आप को संभालता है और लंबी सी सांस लेता है और फिर डोर को ओपन करके वो बाहर जाता है।
और नीचे जाके देखता है अभी सब कुछ शांत हो चुका था, जो भी टूटा फूटा था सब कुछ मेड ने साफ कर दिया था। मतलब वहाँ पे अब ऐसे कोई भी नामो निशान नहीं थे कि उसके माता पिता ने झगड़ा किया हो या फिर लड़ाई हो, कुछ भी ऐसा नहीं था वहाँ पे नामो निशान। तो विंग ये सब देखता है और ये सब देखने के बाद वो फिर वहाँ से जाता है सीधा अपनी मॉम डैड के रूम के पास और वहाँ पे जाके नॉक करता है। और जब वहाँ पे नॉक करता है तब अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तब जो विंग था वो धीरे से डोर को ओपन करता है और कहता है मॉम मैं हूँ। तभी मिसेस जो मैडम थी वो देखती है और कहती है अरे विंग बेटा तुम यहाँ पे, बताओ क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब जो विंग था वो, मतलब यार वो बोलता नहीं है, बस वो ऐसे नॉक करता है कि जब वो डोर को ओपन करता है तो उसकी मॉम को वो देख लेती है कि ये विंग है, ठीक है, उसने बोला नहीं है कुछ भी। तब जो मैडम थी वो कहती है अरे बेटा आओ क्या हुआ तुम्हें। तब वो बैठाती है और कहती है बोलो बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जो विंग था वो अपनी आँख के आंसू को साफ करता और फिर वो अपने हाथों से कुछ इशारे करता है जो मैडम यू समझ जाती है और कहती है तुम कॉलेज में जाना चाहते हो रियली भी, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तब विंग कहता है अपने हाथों से ही मॉम कोई बात नहीं, मैं संभाल के रहूँगा, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं बस चुपचाप रहूँगा, मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं होऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप डैड की बात मान लीजिए, डैड कह रहे हैं ना मुझे जाने के लिए, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तब मैडम क्यों कहती है पर विंग बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और तुम्हारे डैड को तो मैं देख लूंगी। तब विंग कहता नहीं मॉम, डैड शाम को आएंगे तो आप उनसे बात कर लेना, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के विंग बस चुपचाप हो जाता है। और जो मिसेस लैन थी, सॉरी यार मैडम यू, वो बहुत ज़्यादा ही समझाती हैं लेकिन विंग मानने की कुछ भी चक्कर में था ही नहीं। वो कहता है नहीं वो नहीं मानेगा चाहे जो हो जाए। और विंग वहाँ से फिर बाहर निकल जाता है। और इधर जो मैडम जो थी वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। और इधर विंग अपने रूम में आता है और अपने कपड़ों को पैक करने लगता है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में वो जाने वाला है वहाँ से लेटर आता है। तो विंग का लेटर आ चुका था, इस वजह से विंग को बुलाया जा रहा था। और जो उसकी मॉम थी वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी विंग कहीं जाए, वो तो बस सोचती थी कि विंग घर पे ही रहे और यहीं पर आराम से रहे, वो ही सब कुछ करेंगे विंग के लिए। पर जो फैमिलियान थे उनका सोचना अलग था, वो चाहते थे कि विंग अपने एक कमजोरी की वजह से वो घर में ना बैठे, वो बाहर जाए, सब लोगों से बातें करे, मतलब जैसे भी वो बातें कर पाएगा, चाहे मोबाइल में टाइप करके या फिर अपने हाथों के इशारे से वो सबसे बातें करे, खुलने की कोशिश करे, अपनी जो कमजोरी है उसको ताकत बना। पर जो मैडम न्यू है वो चाहती है विंग को वो प्रोटेक्ट करे। और दोनों का नजरिया भाई अपने बच्चे को लेके अलग अलग है, तो इसीलिए थोड़ा सा तो होगा ही ना मिसमैच। तब जो विंग था वो अपने रूम में अब आके पूरी तैयारी करने लगा था क्योंकि उसे यहाँ से जाना है और वो जा ही रहेगा चाहे जो हो जाए। अब वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, कोई भी चाहे जितना रोकने की कोशिश कर ले या फिर कोई कुछ भी कर ले, विंग नहीं रुकने वाला है, बस वो जाएगा तो जाएगा। विंग ने ये सोच लिया था। और हमें दिखाते हैं विंग अपने कपड़ों को पैक करने लगा था, उसकी जो ड्रेस थी, बुक्स थी, सब कुछ पैक करने लगता है क्योंकि उसे अब जाना है, कुछ भी हो जाए कल सुबह वो निकल जाएगा। और इधर हमें रात का सीन दिखाते हैं, रात में डिनर टेबल पे तीनों लोग बहुत ज़्यादा शांति से बैठे हुए थे, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था। और ये देख के जो मैडम जो थी वो बस शांत हो गई थी। और फिर वो एक लंबी सी सांस लेती हैं और फिर वो अपने हस्बैंड को देखती हैं और कहती हैं मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तब फैमियान उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बात करने के लिए क्या बच्चा ही है, चलो बोल दो क्या बोलना है तुम्हें। तब जो मिसेस मैडम थी वो कहती है तुम ऐसे क्यों मुझसे बात कर रहे हो, मुझे समझ में आ नहीं आया, मैं इतनी रूड तरीके से तुमसे बात नहीं किया। तब फैमियान कहते हैं हाँ दोपहर में किसने मुझसे ऐसे बात की थी, तुम मुझसे कैसे भी बात कर सकती हो और मैं थोड़ा सा तेज आवाज़ में तुमसे बात नहीं कर सकता। तब जो विंग था वो अपने हाथों को टेबल पर मारता है और जब दोनों लोग देखते हैं कि विंग नहीं पर है तब दोनों शांत हो जाते हैं। तब जो फैमियान थे वो कहते हैं ठीक है बोलो क्या बात है। तब जो मैडम यू थी वो देखती हैं और कहती हैं विंग कॉलेज में जाने के लिए तैयार है और उसने अपना सामान पैक कर लिया है, बस तुम बता देना कब निकलना है। और ये सुन के वो तो खुश हो गए थे, उनकी आंखें चमक गई थी और वो विंग को देखने लगते हैं और कहते हैं सच में विंग बेटा तुम जाना चाहते हो ना, तुम पक्का जाओगे ना। तभी विंग अपने फादर को देखता है और कहता है इशारे में हाँ फादर मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब जो फैमिलियान थे वो खुश हो जाते हैं और वो तुरंत विंग को कुछ जो ड्रम स्टिक थे उन्हें दे देते हैं। तब विंग उन्हें बस
एक अच्छे बच्चे की तरह ट्रीट करके ले लेता है और वहाँ पे वो बहुत खुशी-खुशी अब खाने लगते हैं। और खाते हुए वो कह रहे थे सच में भी तुम जाओगे तो तुम्हें लाइफ का एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हारे लाइफ की नया चैप्टर स्टार्ट होगा और मैं तुम्हारा बाप हूँ तो मैं तुम्हारी हमेशा भलाई ही चाहूँगा। मैं कभी भी तुम्हारे बारे में खराब नहीं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, मैं बस तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ विंग और कुछ नहीं। तब विंग अपने फादर को देखता है और वो इशारे में कहता है ऑफ कोर्स फादर, मुझे पता है कि आप हमेशा बस मेरी भलाई ही चाहोगे, आप कभी भी मेरे बारे में बुरा सोचोगे ही नहीं। और ये सब होने के बाद कुछ जो भी था वो सब होने के बाद अब भी अपने रूम में चला गया था और वहाँ पर बस अपने मॉम डैड की फ़ोटो देखता है और फिर उसे अपने पास रख के सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है विंग तैयार हो चुका था जाने के लिए और फैमिली ने कहा कि वो लेके जाएंगे विंग को। और ये जो कॉलेज है ये एक आइलैंड पर है, इसके चारों ओर समुद्र है और वो बीच में बना हुआ है और जहाँ पे जाने के लिए इन्हें बोट से जाना पड़ेगा। तो ये लोग अभी निकलने वाले थे सुबह 5 बजे क्योंकि इनकी जो बोट है वो जो बंदरगाह होते हैं वहाँ से 7 बजे रवाना हो जाएगा। इस वजह से वो लोग अभी तैयार होकर जा रहे थे और इधर विंग बस एक बार अपनी मॉम को देखता है। तब मिसेस जो मैडम ये थी वो कहती है विंग अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तुम तुरंत कॉल करना, मैं आ जाऊंगी विंग, तुम्हें कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हें वापस घर पे लेके चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। तब विंग इशारे में ही कहता है मॉम आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक रहेगा। अरे यार मैं इशारा इशारा बता रही हूँ, विंग गूंगा है, विंग बोल नहीं सकता, ठीक है, वो सुन सकता है देख सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक। तब जो मैडम ह्यू थी वो कहती है विंग बेटा अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाती है और विंग भी उनकी बातें बहुत अच्छे से समझ रहा था और वो जी मॉम बोल के सब कुछ मान जाता है। और इधर अब ये लोग निकल चुके थे वापस वहाँ पे जाने के लिए बंदरगाह पे क्योंकि इनकी बोट अब निकल जाएगी, लेट भी हो सकता है क्योंकि उन्हें चढ़ते हुए टाइम लग जाएगा, पहले बैग जमा करो फिर उसके बाद चढ़ो तो टाइम लगेगा। तो इसलिए ये लोग अब यहाँ से निकल चुके थे और विंग भी अब बोट के अंदर बैठा हुआ था और वो बस देख रहा था। अभी ये लोग सुबह चले हुए हैं तो इसका मतलब ये लोग कल सुबह पहुँच जाएंगे, मतलब इतना टाइम लगता है उस कॉलेज में पहुँचने के लिए क्योंकि वो कॉलेज ऐसा वैसा कॉलेज नहीं, वो बहुत ही यूनिक कॉलेज है जहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ने जाते हैं और ये लैन फैमिली का कॉलेज है, ठीक। तब जो मी था वो चुपचाप बैठ के देख रहा था सब कुछ, वो बस पानी को ही देखे जा रहा था। उसमें कितनी सारी फिशेस थी, कुछ फिश जो थी वो पानी के ऊपर आके छलांग मार रही थी। तो विंग उन्हीं सबको देख रहा था और नीला समुद्र देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी क्योंकि उसे ऐसे नेचर्स वाली जगह बहुत अच्छी लगती है, जैसे पानी हो गया ना तो समुद्र हो गया या फिर जंगल हो गए, तो ऐसी जगह विंग को पसंद है, माउंटेन्स हो गए। तो विंग ऐसी जगह को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है लेकिन उसके मॉम डैड जाने नहीं देते हैं कि अगर तुम गए तुम किसी परेशानी में फंस गए तो तुम किसी को बुला भी नहीं पाओगे तो हम क्या करेंगे, इसीलिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें घर पे ही बैठना है। तो विंग अभी बैठा हुआ था इस स्माइल करके देख रहा था, तभी उसके फादर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं विंग बेटा क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। तभी विंग उनकी तरफ देखता है और वो अपने डैड से इशारे में कहता है कुछ नहीं। तब जो फरमियान थे वो विंग के बगल में बैठते हैं और विंग के दोनों हाथों को पकड़ते हैं और कहते हैं विंग मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं तुम्हारी भलाई सोच के ये कर रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे बुरा मत समझना, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे छोटे बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। और ये कह के वो बीन को फिर से समझाती हूँ बीन अगर वहाँ पे कोई भी तकलीफ़ होगी तो मुझे तुम बताना, मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ को दूर कर दूँगा, मैं तुम्हें वहाँ से लेके चला आऊँगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं रहने दूँगा अगर तुम्हें तकलीफ़ हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ, जैसे कोई भी फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर उँगली ना उठा पाए और तुम एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लाइफ स्पेंड करो। मैं बस यही चाहता हूँ और मैं तुम्हें बस मजबूत बनाना चाहता हूँ कि तुम एक इतने मजबूत इंसान हो कि तुम किसी के तोड़ने पर भी मत टूटो, जैसे तुम्हारे साथ
हुआ स्कूल में वो सब मैं जानता हूँ। तुम्हें कैसे बुली किया गया, क्या किया गया, और तुम्हारे भाई बहन ने इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो लोग तुमसे नफरत करते हैं, मैं जानता हूँ क्यों तुम बोल नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हें दिखाना होगा कि जिस वजह से वो तुमसे नफरत करते हैं, जिस कमजोरी की वजह से वो तुमसे नफरत करते हैं, वही तुम्हारी ताकत है। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और विंग जब ये सब सुनता है तब विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि अभी तक उसके फादर बस उसकी मॉम से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि नहीं विंग जाएगा जाएगा, उसके साथ कुछ भी हो वो जाएगा जाएगा। और जब उसकी मॉम ने कहा कि उसको कोई तकलीफ हो तो अपनी मॉम से बताए, उसकी मॉम उसे लेके वापस चली आएंगी, तब भी फबियान ने बोला था नहीं विंग नहीं आएगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोला था। तब जो विंग था उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसके फादर ऐसा कुछ सोच सकते हैं, पर अभी उसके फादर ऐसा कह रहे हैं तो विंग को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अटैच फील हो रहा था अपने फादर से। और वो अपने फादर को बस देखता है और फिर गले लगा लेता है। और इधर फबियान एक स्माइल देते हैं और कहते हैं विंग तुम नहीं जानते, एक बाप कभी भी एक माँ की तरह सॉफ्ट हार्टेड बिहेव नहीं कर सकता है। एक माँ बस घर चलाती है और अपने बच्चों की हर एक बात जानती है, वो अपने बच्चे को संभाल सकती है। पर एक बाप वो दुनिया देखता है और वो अपने बच्चे के लिए जितना कठोर बन पाता है उतना कठोर बनता है। जैसे अगर उसका बच्चा इस बाहर की दुनिया में ठोकर खाए तब उसे इतना ज़्यादा तकलीफ फील ना हो, जब उसका बाप उसे खुद ये सब ठोकर खा खा के एकदम मजबूत करा रहेगा तब उसे इतना तकलीफ फील नहीं होगा। लेकिन जब एक माँ संभालती है तब वो अपने बच्चे को हर दर्द से दूर रखती है। और जब उसका बच्चा बाहरी दुनिया में जाता है किसी भी ठोकर लगती है तब उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है। तो ये फ़र्क होता है, समझे। और मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही खून हो। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचूंगा विंग। बस ये हो सकता है कि तुम्हारी माँ का नज़रिया कुछ और हो, मेरा नज़रिया कुछ और हो, और ऐसे ही कुछ और बातें वो मारते हैं इमोशनल इमोशनल। तब भी इन सब बातों पे इमोशनल हो जाता है और वो सच में अपने फादर को गले लगा के रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वो अब अपने फादर को समझ पा रहा है और उसे थोड़ा सा गिल्ट भी है कि उसने अपने फादर को गलत समझा। पहले उसे लगा कि उसके फादर उसे नफरत करते हैं, उसे दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है कार्यक्रम। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि अरे उसके तो फादर उसे बस मजबूत बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उसे फ्यूचर में दिक प्रॉब्लम हो। हाँ, उसकी मॉम जब तक है तो उसे संभाल के रख सकते हैं, लेकिन जब उसकी मॉम डैड नहीं रहेंगे तब उसका क्या होगा, उसे यही चीज़ संभालनी पड़ेगी। वे भी यही सब सोचता है। फिर कुछ टाइम तक दोनों फादर और सन इमोशनल रहते हैं, पर कुछ टाइम के बाद वो दोनों अपने आप को संभालते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं अंदर, क्योंकि अभी उन्हें दोपहर हो चुकी थी यहाँ बैठे बैठे। तब विंग और फैमियान जाके अपना जो भी था वो खाते पीते हैं और फिर विंग चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा रात में 10 बजे। विंग की आंखें खुलती और विंग देखता है बाहर अंधेरा हो चुका, और ये देख के वो सीधा बाहर निकल आता है चांद के पास, और वो वहाँ पे आके सब कुछ देखने लगा था। उसे अच्छा लग रहा था ये सब देख के, क्योंकि अभी वही ढेर सारे तारे हैं जो शहर में नहीं दिखते हैं, पर हाँ यहाँ पे दिख रहा है, इतने सारे तारे हैं, चाँद है, और चाँद का जो लाइट है वो पानी में पड़ रहा है तो समुद्र एकदम चमक रहा है चाँद के रोशनी में। तो विंग को ये सब अच्छा लग रहा था और विंग सब कुछ देख रहा था। उसके फेस पे एक जेन्युइन स्माइल थी, और वो बस कुछ टाइम तक लगभग 1 बजे तक वहाँ पे बैठा रहता है। पर कुछ टाइम के बाद उसके फादर आते हैं और वो देखते हैं और कहते हैं विंग तुम यहाँ पे बैठे हो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना तो तुम्हारी मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं। तब विंग स्माइल करता है और वो इशारे में कहता है आप टेंशन मत लो, मॉम को मैं संभाल लूँगा। तब फरमियान कहते हैं हाँ तुम तो संभाल लोगे ना, लेकिन तुम्हारे संभालने के बाद भी वो मुझे ही डांटेगी, मुझे पता है। और ये कहते हैं वो स्माइल करता है। तब विंग भी स्माइल करता है उन्हें देख के, और फिर दोनों कुछ टाइम तक वहीं पे बैठे रहते हैं, क्योंकि फरमियान को अच्छा लग रहा था काम से दूर और अपने बच्चे के साथ, जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। हाँ, उनकी जो बड़ी बेटी और बड़ा बेटा है जियान चन, और जो यानी है, उन दोनों के साथ उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है। लेकिन विंग के साथ तो उनका टाइम बहुत कम स्पेंड हुआ है भाई, वो तो विंग के साथ बहुत कम रहते थे, इतना कम कि उन्हें भी नहीं पता कि वो
कब विंग के साथ लास्ट टाइम थे, तो इसलिए उन्हें अच्छा लगा था विंग के साथ ऐसे शांति से बैठ के। विंग बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ कंपनी अच्छा दे रहा है फेमियान को। फेमियान को भी ऐसे ही सुकून की ज़रूरत है, और विंग को जो भी भाई बोलना रहता है वो अपने हाथ से इशारा कर दे रहा है। तो फेमियान को तो भाई आता ही है, क्योंकि उनका बच्चा बचपन से ही ऐसा था, तो वो सीख लिए थे। और पहले विंग ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही विंग ऐसा हो गया था। तो हम अब आगे देखते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद विंग और फेमियान आ जाते हैं कमरे में सोने के लिए, और वो लोग सो जाते हैं। और हमें अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। अभी 7 बज रहा था, और विंग और फेमियान और भी जो लोग थे वहाँ पे सब तैयार हो चुके थे, क्योंकि अब यहाँ पे सबको उतरना था। और यहाँ से उतर के सब लोग जाने वाले थे अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि ये जो बोट थी जो बड़ा सा चल रहा था, ये बस उन्हीं लोगों से भरा हुआ था जो लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर अपने बच्चों से मिलने के लिए, मतलब जो भी था वो इसी कॉलेज से रिलेटेड लोग आए थे, चाहे खाना आया हो या फिर नई चीज़ें जो भी कॉलेज में काम लगती है वो सब था। तो इसीलिए सब लोग अब वहाँ पे उतरने वाले थे, और विंग भी फेमियान भी उतर जाते हैं। और वहाँ पे वो लोग अब वेट करने लगते हैं अपने सामान का, क्योंकि उन्हें ऐसे सामान नहीं मिल सकता है, उन्हें इंतज़ार करना होगा, फिर उनका सामान आएगा, फिर वो अपना सामान लेके जाएंगे। और फिर वो लोग वेट करते हैं, लगभग 1 घंटा लग जाता है सामान लेते होते। तब लेने के बाद सामान वो लोग वहाँ से निकलते हैं, और इधर जो विंग था वो अपने फादर को देख के स्माइल कर रहा था। तब फेमियान कहते हैं, चलो विंग, मैं तुम्हें अब यहाँ का सबसे अच्छा कॉलेज दिखाता हूँ जो तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। और ये कह के वो विंग का हाथ थामते हैं और विंग को वहाँ से लेके जाते हैं। और विंग अपने फादर के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, इस वजह से उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और दोनों वहाँ से अब निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि अब उन्हें कॉलेज में जाना। और वहाँ से फिर वो लोग टैक्सी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे भले ही कॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे एयरपोर्ट है, सबवे है, और जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब कुछ लिमिटेड है, लेकिन है ज़रूर। तो विंग और फेमियान वहाँ पे बैठते हैं, और वहाँ से अब निकल जाते हैं कॉलेज की तरफ। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं विंग और फेमियान पहुँच चुके थे कॉलेज के सामने, और विंग उस कॉलेज को देखता है, इतना बड़ा कॉलेज। ये देख के विंग की तो भाई आंखें बड़ी हो गई थी, वो विश्वास नहीं कर रहा था क्या इतना बड़ा कॉलेज, क्योंकि उस कॉलेज का जो गेट था वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। मतलब उसको खोलने में विंग को लगा था कि 5 से 6 इंसान तो लगते ही होंगे इतने बड़े गेट को खोलने के लिए। और विंग ये सब सोच रहा था, वाओ सच में ये बहुत बड़ा कॉलेज है। और फिर विंग फेमियान के साथ कॉलेज के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर सब कुछ कैसा है। पहले तो जैसे ही उस जगह का जो गेट था वो खुला, ठीक है, तो स्कूल टाइम हो ही गया था, तब वो गेट खुल चुका था। और वो गेट किसी इंसान ने नहीं खोला, वो ऑटोमेटिक ही खुल गया। और ये देख के विंग हैरान, और विंग सोचता है, विंग तू क्या ही सोच रहा था इतने एडवांस समय में, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, वहाँ पे इंसान दरवाजा खोलेंगे? ना विंग, ना, तू गलत है। विंग ये सोचता और स्माइल करता है, और फिर वो अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद वो अभी गेट के अंदर थोड़ा सा ही गया था, तभी वहाँ पे जियानचन और यानली आ जाते हैं। और यानली और जियानचन को देख के विंग थोड़ा घबरा जाता है, और वो पीछे हो जाता है अपने फादर के। तभी जो जियानचन थे वो कहता है, अरे फादर आप आ गए, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर आए हैं। तभी जो विंग था वो उन लोगों को बस घूर घूर के देख रहा था। तभी फेमियान कहते हैं, विंग बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे भाई बहन है, जाओ अच्छे से मिलो। तभी जो जियानचंद था वो एक स्मक करता है और कहता है, फादर हम तो यहाँ पे आपसे मिलने के लिए हैं, आप बताओ आप कैसे हो। और ये कह के वो सब स्माइल करते हैं, बातें करने लगते हैं। और इधर जो फेमियान थे वो कहते हैं, बेटा हम तो एकदम ठीक हैं, और मैं यहाँ पर आया हूँ विंग का एडमिशन के लिए। तब जो जियानचंद था वो कहता है, फादर आप विंग का एडमिशन यहाँ क्यों कराना चाहते हैं, आपको पता है ना विंग बोल नहीं सकता है, कितनी प्रॉब्लम होगी, और विंग को अगर यहाँ पे किसी ने बुली किया तो हम क्या करेंगे फादर। तब फेमियान कहते हैं, देखो जियानचंद मैं तुम्हारा कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन मैं विंग को यहीं पे पढ़ाने वाला हूँ, और ये मेरा लास्ट और फाइनल डिसीजन है, और मैं इसके ऊपर किसी की भी सुनने वाला नहीं। तो तुम प्लीज़ अपने सारी बातों को अपने पास रखो, और चुपचाप जो हो रहा है वो होने दो, और मैं चाहता हूँ तुम दोनों विंग का ध्यान रखना। और ये कह के वो उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी जो
जो यान लेती है वो कहती है अरे फादर पहले आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अपना हॉस्टल है वो दिखाते हैं, हॉस्टल रूम दिखाते हैं। फिर उसके बाद विंग का एडमिशन कराना, वैसे भी अभी एडमिशन टाइम हुआ नहीं है, प्रोसेस शुरू नहीं हुए। तब फेमियान कहते हैं हाँ जरूर, और ये कह के वो चलने लगते हैं और विंग बस वहीं खड़ा था। तभी जो फेमियान थे वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं विंग बेटा तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे भाई बहन का हॉस्टल रूम देख लेते हैं। तभी जो ज्ञानचंद था वो कहता है फादर उसे स्कूल घूमना होगा ना, तो पहले उसे कॉलेज को घूम लेने दीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं मेरा और सीजे का जो भी है, और आने के बाद में विंग से मिलेंगे, क्योंकि विंग को पहले कॉलेज घूम के देखना चाहिए कि कॉलेज कैसा है। वैसे भी विंग कॉलेज में पढ़ने वाला है तो उसे पहले कॉलेज ही देखना चाहिए ना। तब विंग भी सर नोट कर देता है कि हाँ वो पहले कॉलेज ही देखेगा, क्योंकि उस पीछे से ज्ञानचंद की तीखी नज़र विंग के ऊपर आ रही थी। तब विंग भाई मान चुका था कि हाँ वो कॉलेज ही देखेगा। तब फेमियन कहते हैं ठीक है बेटा तुम कहीं पे गुम मत होना, ठीक है, और तुम हमें ढूंढते हुए आना होगा तो जियानचंद के रूम में आ जाना, ठीक है। और जियानचंद से उसका रूम नंबर पूछते हैं और विंग को बता देते हैं, और विंग कहता है ओके फादर। और फिर वहाँ से फेमियान अपने दोनों बच्चों के साथ चले जाते हैं उनका रूम देखने, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर वो नहीं जाएंगे तब जो जियानचंद है और यानली है वैसे ही विंग से नफरत करते हैं। फिर उसके बाद कहेंगे कि विंग की वजह से हमारे फादर हमारे साथ नहीं आए रूम में, ये वो। तो फेमियान ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके हर बच्चे एक तरह ट्रीट हो, वो अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है भाई विंग अगर घूमना चाहता है तो वो घूम भी सकता है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और विंग भी मान चुका था कि हाँ वो घूम के ही आएगा। और विंग फिर इधर देखने लगता है सब कुछ कि आखिर में देखने लगता है, और देखते हुए वो इधर उधर घूम ही रहा था। तब तक उसके सामने वो देखता है कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये देख के वो उस तरफ जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा शोर आ रहा था, चेयर करने का, हुडिंग का, मतलब हर तरह का शोर आता है। तो विंग उस तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, और विंग चुपचाप जाता है और वहाँ पर वो खड़े होकर देखने लगता है। वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर मतलब वो सॉरी यार क्या मैं कहने वाली थी, सब कुछ देखते हुए देख रहा था कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, सब कुछ नोटिस कर रहा था वहाँ पे। तब विंग की नज़र जाती है कि सामने जो है वहाँ पे फुटबॉल नहीं यार, बास्केटबॉल का मैच हो रहा है। और यहाँ पर एक ही इंसान को बस चेयर किया जा रहा है, क्योंकि एक ही नाम बस पूरी जगह पे घूम रहा है। सब लोग एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, हुडिंग कर रहे हैं, लैन वांग जी। और वहाँ पर जो विंग था वो सबको देखने लगता है कि आखिर में यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। तब विंग उन लोगों का खेल देखने लगता है कि अच्छा ये सस्पेंस वाला खेल चल रहा है, क्योंकि अभी बस 1 मिनट बाकी है और दोनों टीम बस इक्वल गोल पे है। उन्हें जीतने के लिए 1 गोल चाहिए 1 मिनट में। तब भाई ये तो होगा ही ना कि जी धक धक होगा ही, कौन जीतेगा। और वहाँ पे अब गेम हो रहा था और विंग भी बहुत अच्छे से पूरे गेम को देखे जाता था, उसे भी थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था कि कौन जीतता है। और तभी जो टाइमर था, टाइमर में 3 सेकंड बाकी थे, और तभी एक तरफ गोल हो जाता है और विंग देखता है एक लड़का जाता है और वो कूद के बास्केटबॉल को डालता है, और जिसके अंदर बास्केटबॉल को डालते नहीं है उसको पकड़ के वो लटक गया था। फिर वहाँ पर कुछ टाइम तक, मुश्किल से 10 सेकंड वो लटका होगा, और जब सबने कहा कि हम जीत गए तब वहीं नीचे एक लड़का खड़ा होता है, वो उसको ऐसे ही उठा लेता है उसके पैरों को पकड़ के, और वो लोग अब नाचने लगे थे, घूमने लगे थे, कूदने लगे थे। और जो लड़कियां थी वो तो भाई पूछो ही मत, सब के सब बस उस तरफ दौड़ जाती हैं, यहाँ तक लड़के भी दौड़ जाते हैं। और सब लोग उसी इंसान को जिसने बास्केट में बॉल डाली थी उसी को सब लोग पानी देने लगे थे, टॉवल देने लगे थे, पर वो इंसान किसी का भी नहीं लेता है और वो चुपचाप एक किनारे जाता है, और वहाँ पे शायद से उसी का रखा हुआ था। तब वो अपना टॉवल उठाता है और अपना पानी उठाता है और उसे पीने लगता है और देखने लगता है। और ये सब देख रहा था चुपचाप, बस दूर से खड़ा हो गया कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि उसे अभी कुछ नहीं, वो मतलब वो तो बोल नहीं सकता, तो इसलिए वो बस देख रहा था। क्योंकि न्यू बच्चे कैसे रहते हैं एकदम डम तरीके से, वो बस उस स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्हें पहले दिन तो यार सब कुछ सर के ऊपर से जाता है, सच बता रही हूँ, सब कुछ जैसे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि उस स्कूल में क्या क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे प्रोसेस करने पे हो ही जाता है काम। तब विंग का भी यही हाल था, विंग अभी प्रोसेस करने में लगा हुआ था कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। और विंग प्रोसेस करने में भी अच्छा ही था, धीरे धीरे वो समझ आता, पर वो इतना तो समझ गया था ये इंसान बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, और ये सोच के वो फिर वहाँ से जाने लगा था बिना इंटरेस्ट शो किए। और तभी विंग के पीछे एक लड़की
आ रही थी, मतलब वो उधर से आ रही थी और विंग इधर से मुड़ के जाने वाला था, तभी वो लड़की विंग से लड़ जाती है और वो गिर जाती है और कहती है, हे यू, तुमने मुझे कैसे गिराया। तभी विंग उसे देखता है और उसे देख के वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे खड़ा करने के लिए अपना हाथ को आगे करता है, और तभी वो लड़की उसको धक्का देती है और कहती है, तुम मुझे कैसे छू सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। और ये कह के वो विंग को घूरती है और विंग भाई कुछ भी नहीं कह पा रहा था, उसे तो समझ में नहीं आया था वो क्या करे। और फिर विंग बस उसके सामने कुछ अपने हाथों से ऐसे इशारा करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की कहती है, तुम कितने बदतमीज़ हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुमने मुझे धक्का दिया और तुम मुझे बिना सॉरी बोले जा रहे हो, ओ माय गॉड, ये तो मेरी डिसरिस्पेक्ट है। और ये कह के वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जो हुडिंग दूसरी साइड हो रही थी वो सब लोग इस तरफ देखने लगे थे कि आखिर में यहाँ क्या बवाल हो गया। और ये जो लड़की थी, ये लड़की यहाँ की थोड़ी बहुत पॉपुलर लड़की थी, मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन हाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरोइन मानती थी एक तरह से। कोई कोई स्कूल में होती नहीं है कि अपने आप को मिस यूनिवर्स ही मानता है, तो ऐसी ही ये लड़की थी जो अपने आप को मिस यूनिवर्स ही मान रही थी और कह रही थी, हाँ सुंदर लड़की देखी नहीं और आके भिड़ गए। तभी जो विंग था वो अपने इशारा हाथों से कह रहा था कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पर वो लड़की कहती, ये क्या तुम अपने हाथों से कर रहे हो, छी, तुम्हारे हाथ कितने डटी हैं। और ये कह के वो उसे फिर से धक्का देने वाली थी और तभी सब लोग आ गए थे और सब लोग पूछने लगते क्या हुआ क्या हुआ। और विंग तो भाई कुछ नहीं बोल रहा था, बस वही लड़की बोल रही थी कि इसने मुझे धक्का दिया, ये मुझे धक्का कैसे दे सकता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपना चिल्लाने लगती है। और विंग जो था वो इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान आंखों से देख रहा था सबको, वो किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। और तभी वहाँ पर जो लैन वांगजी था जिसने अभी पूरे मैच को जीता था, वो आता है और वहाँ पे वो देखता है और कहता है, मुझे शोर से सख्त नफरत है और यहाँ पे तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो। और तभी जो विंग था उसकी नज़र जाती है लैन वांगजी के ऊपर और लैन वांगजी को वो देखता है और वो देख के बस एक शाय करता है और वो सामने सबके सामने ऐसे ही मतलब अपने हाथों से सॉरी मांगने लगता है और कहता है, मैंने नहीं देखा ये वो, पर कोई कुछ नहीं बोलता। और सब लोग उसे देख के बस उसे अब परेशान करने लगते हैं और कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की एक लड़की के साथ, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें बोलने लगते हैं। पर इधर जो विंग था वो अपनी बातें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बातें कोई नहीं समझ में किसी को भी समझ में थे। और तभी वहाँ पे एक लड़की आगे आती है जो अभी चश्मा लगाई हुई थी और वो सामने आने के बाद कहती है, हे गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो इशारे में बता रहा है, देखो उसके हाथों को देखो, वो सॉरी बोल रहा है और वो कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि ये पीछे खड़ी है और वो गलती से लड़ गया, बस उससे गलती हो गई है। तभी सब लोग कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो वेंचेंग। तब वेंचेंग कहती, ऑफकोर्स मैं जानती हूँ, मैं देखो डॉक्टर का कोर्स कर रही हूँ तो मुझे ये तो पता ही रहेगा ना, और स्पेशली जो लोग म्यूट होते हैं उनके डॉक्टर का मैं कोर्स कर रही हूँ, तो मुझे पता है ये इंसान शायद म्यूट है, इसलिए ये इशारों में बातें कर रहा है। और ये सब विंग को सुन के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि सब लोग अब वहाँ पे विंग को म्यूट म्यूट कहने लगे थे। ये सब सुन के विंग को इतना बुरा लगता है कि विंग वहाँ उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसको बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि उसे जब उसकी कमजोरी याद दिलाई जाती है ना कि वो म्यूट है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई तरस खाता है, तब विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग जाता है। इसलिए विंग को बुरा लग रहा था कि उसे सब लोग म्यूट म्यूट कह रहे हैं, वो नहीं झेल सकता ये सब, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है दूसरी साइड। और ये सब देख के जो वेंचेंग थी वो कहती है, गाइस ये तुम लोगों ने क्या किया, वो म्यूट था इसलिए उसे इतना बुरा लगा, तुम लोग उसके साथ ऐसे कैसे बिहेवियर कर सकते हो। तब सब लोग कहते हैं, अरे वो म्यूट था तो हमने बोला म्यूट, नहीं तो हम कुछ और कहते हैं क्या। और ये कह के वो लोग वेंचेंग को देखते हैं, तब वेंचेंग कहती है, गाइस तुम लोग शांत रहो और तुम लोग प्लीज़ अब से ऐसा मत बोलना उसे, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। और ये कह के वेंचेंग जो थी वो भी वहाँ से चली जाती है और इधर लैन वांगजी उसे देखता है, लेकिन फिर वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है अपना बैग उठा के। और इधर जो विंग था वो रोते हुए कुछ दूर तक आता है और तभी वो देखता है उधर से जो यानली है और जियाचन है वो दोनों आ रहे हैं। ये देख के वो तुरंत अपने आंखों के आंसुओं को साफ करता है और साफ करके वो उस तरफ जाता है और अपने भाई को और बहन को देख के स्माइल करता है। तभी जो यानली थी वो कहती है, हाँ फिर मिल गया। तभी जो फैमिया थी वो कहते हैं, विंग बेटा हम लोग जा रहे थे कैंटीन, एक्चुअली हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया ना। तब इन लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं किया, तब ये लोग कहे चलो हम ब्रेकफास्ट करा देते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, चलो तुम भी। तब विंग देखता है उसे और कहता है, इस चारे में मना करता है कि नहीं नहीं वो नहीं जाएगा। पर फैमिया कहती है, विंग बेटा मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, और वैसे भी मुझे तो भाई भूख लगी है, तो ऑफकोर्स तुम्हें भी भूख लगी होगी, तो चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग को अपने साथ पकड़ते हैं और उसे लेके चले जाते हैं। अब
कैंटीन में, और वहाँ पे जाके विंग और जो भी लोग थे वो लोग बैठ जाते हैं, और वो लोग अब अपना खाना वेट कर रहे थे, और सबके जो नूडल्स थे वो उस टाइम में आ गए थे। और आने के बाद जो विंग था वो देखता है, और यहाँ पे इतने सादे नूडल्स को देख के भी इनका तो भाई मुंह ही बन गया था। उसे समझ में नहीं था वो क्या करे, और तभी वो देखता है कि यहाँ पे चिल्ली सॉस और भी सोया सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस और ऐसे मतलब कई चीज़ें, टोमेटो केचप ऐसे ही सब कुछ रखा हुआ है टेबल पर ही। ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, विंग की आंखें एकदम चमक जाती हैं, जैसे लग रहा था कि विंग की आंखों में डायमंड है, इतना ज़्यादा विंग की आंखें चमक चुकी थी। और विंग सामने देख के भाई एकदम हैप्पी हो गया था, हैप्पी। तब जो विंग था वो वहाँ से उठाता है रेड चिल्ली सॉस और उसको डाल लेता है पूरा, मतलब आधा तो डाल ही लेता है। तभी जो यहाँ लेती वो कहती है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारी नाक कटा रहे हो, आज तक तुमने तीखा खाया नहीं है जो पूरी बॉटल ही उलट रहे हो। तभी जो फरमियान थे वो कहते हैं, यहाँ ले, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हारा भाई है, और वैसे भी विंग को स्पाइसेस बहुत पसंद है, तुमको भी पता है ना। तब यहाँ ले कहती है, डैड मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे खाने का एक तरीका होता है और विंग को वही तरीका नहीं पसंद पता है। तब जो फरमियान थे वो कहते हैं, ये तुम्हारा छोटा भाई है तो ऑफ कोर्स इसे नहीं पता होगा, और अगर तुम लोग इसे बताओगे तो ज़रूर इसे पता तो चलेगा ही ना। तब जो फरमियान की बातें सुन के दोनों शांत हो गए थे, पर विंग तो भाई डालता है, खाता है, पर उसे थोड़ा कम तीखा लगता है, और वो पूरी बॉटल उड़ेल लेता है अपने बाउल में, और फिर वो खाने लगता है स्पाइसेस। और उसे यार कितनी चटकारे ले लेके खा रहा था, और विंग को तो भाई मज़े आ गए थे। लेकिन वहीं पे एक किनारे कोई और इंसान बैठा हुआ था, और वो इंसान उस इंसान को बहुत ज़्यादा ही घूर के देख रहा था, यानी कि विंग को घूर के देखे जा रहा था, और देखते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। विंग को ऐसे खाते हुए देख के उसको जैसे लग रहा था कि पहली बार वो किसी इंसान को ऐसे देख रहा है, इतनी खुशी हैप्पी होके खाते हुए, और उसकी आंखें बस विंग पे ही टिकी हुई थी। और विंग तो भाई अपना पूरा बाउल एकदम सरफट मारता है और खा के किनारे कर देता। और अभी जो जियान सन था वो कहता है, विंग ये कैसी तमीज़ है तुम्हारी, तुम इतनी जल्दी खा लिया, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया था। तब विंग कहता, गग्गा मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। तब फरमियान कहते हैं, कोई बात नहीं जियान चल, विंग को भूख लगी थी, और वैसे भी मैंने और विंग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो हमें भूख ऑफ कोर्स लगेगी। और ये कह के वो जियान चंद को समझाते हैं, और जियान चंद मुँह बनाता है, लेकिन वो अपने फादर के सामने क्या ही बोल सकता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और कहता है, ओके फादर जैसा आप कहें। और ये कह के वो बस शांत हो चुका था। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, अब फरमियान अपने दोनों बच्चों को छोड़ के विंग को लेके चले जाते हैं एडमिशन कराने। और ये पूरा प्रोसेस होने में शाम हो चुकी थी, और विंग को उसका रूम भी अलॉट हो जाता है, जिसकी वजह से विंग तो भाई खुश हो चुका था। और विंग के फादर विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम अच्छे से बिहेव करना, और याद रखना मैंने तुम्हारे लिए वीआईपी रूम लिया है, ठीक है। तब विंग कहता है, हाँ फादर। तभी वहाँ पे जियान आता और कहता है, फादर आपने उसे वीआईपी रूम दिलाया और मेरे साथ रूम शेयर करना था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं फादर। तभी फरमियान कहते हैं, देखो जियान मैं चाहता हूँ कि मैंने विंग के लिए वीआईपी, लेकिन विंग देखो बोल नहीं सकता है, वो म्यूट है, तो उसे थोड़ी सी प्राइवेसी ज़्यादा चाहिए, और वो 4 लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। तुम्हें पता है कि वो बचपन से अकेला रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं रहा है, और तुम्हारे तो इतने सारे दोस्त हैं, और ऊपर से जिस रूम में तुम रहते हो उस रूम में तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं, जब तुम यहाँ पे आ रहे तब तो तुम्हें कोई नहीं दिक्कत थी। और वैसे भी विंग के मॉम ने, यानी कि यू ने कहा हुआ था मुझसे कि मैं विंग के लिए सेपरेट रूम लूँ। हाँ मुझे पता है कि मुझे सेपरेट रूम नहीं मिल पाया, उसका बजट बहुत ज़्यादा था, और वो बस लैंड फैमिली के लोगों को ही मिलता है, लेकिन मुझे एक रूम मिल चुका है जो जिसमें हम विंग को रोक सकते हैं। जगह नहीं थी वीआईपी रूम में, लेकिन एक रूम मुझे लैन कुरान से बात करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे एक रूम में एक बेड खाली मिल चुका है, तो मैं विंग को वही दिला रहा हूँ। तो जियान कहता है, पर डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको मुझे भी वीआईपी रूम दिलाना चाहिए था। तब फरमियान कहते हैं, देखो जियान इस साल तुम्हारा लास्ट ईयर है, तो और नाटक मत करो, वैसे भी तुम्हारा अब साल ख़त्म ही होने वाला है, और विंग को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, ये तुम भी जानते हो, और तुम हमेशा विंग से जेलस क्यों होते हो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। तब जियान कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है, और इधर फरमियान अब विंग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, बेटा तुम उसकी बातों का कुछ भी बुरा मत मानना, वो ऐसा ही झल्ला इंसान है, वो ऐसे ही करता है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ अब, और तुम अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। तब विंग कहता है, ठीक है। तभी फरमियान कहते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ, और विंग का सामान लेते हैं और विंग को उसके रूम में लेके चले जाते हैं, और विंग का रूम जाके देखते हैं तो एक तरफ पूरा अच्छे से मतलब
वो रूम एकदम नीट एंड क्लीन था। जो भी इंसान रहता था वहाँ पे वो एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से रहता था। वहाँ पे एकदम साफ़ सुथरे, मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा अपनी जगह पे, बुक्स अपनी जगह पे, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए एकदम अच्छे से, और जो बेड था वो एकदम क्लीन था। ये सब देख के मियां कहते हैं, विंग तुम्हारा पार्टनर तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। देखो उसने अपना रूम कैसे साफ़ करके रखा है। नहीं तो मैं जियान चंद के रूम में गया था, वहाँ पे कोई किसी ने कहीं पे सॉक्स टांगा हुआ है, कहीं पे जूते फेंके हुए हैं, कहीं पे कुछ फेंका हुआ है, तो ऐसे ही था। लेकिन ये इंसान देखो, इसने शूज़ को भी कितने अच्छे से साफ़ कर करके लगाया हुआ है। ये अच्छा इंसान है और मुझे अब तुम्हारी फ़िक्र नहीं रहेगी। और ये कह के वो विंग का सारा सामान देते हैं और कहते हैं मैं एडजस्ट करा दूँ। तब विंग मना करता है कि नहीं फादर रहने दीजिए, वैसे भी अभी रात में जाने वाली है जो बोट है, तो आप जाओ, नहीं तो आपको लेट होगा। तब फरमान कहते हैं अरे हाँ विंग, तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था कि अभी मुझे लेट होने वाला है। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और विंग के बालों को रफल करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो अपने फादर को जाते हुए देख रहा था, उसे रोना आ रहा था और वो अब गेट से बाहर निकल चुके थे और विंग इतना इमोशनल था, वो गेट तक छोड़ने के लिए आया था, वो रो भी रहा था। पर फरमान ने उसे समझाया कि रो मत बेटा, मैं यहीं पे हूँ और जब तुम मुझे याद करोगे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। और ये सब कह के वो समझाते हैं। और इधर जो जियान चंद था वो कहता है नौटंकी बात, जैसे लग रहा है इसकी विदाई हो रही है, ऐसे रो रहा है। और ये कह के वो मुंह बनाता है। और इधर जो यानली थी वो भी विंग को देख के मुंह बनाती है, लेकिन ये दोनों के दोनों निकम्मे विंग को सांत्वना नहीं देते, दोनों चले जाते हैं उनके फादर के जाने के बाद। और विंग कुछ टाइम तक वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है जब तक उसके फादर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तब वो अब धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जाने लगता है। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे और वो अपनी रूम की तरफ जाता है और रूम के सामने जाके खड़ा होता है और लंबी सी सांस लेता है, क्योंकि अभी उसे देखना पड़ेगा उसके साथ कौन सा इंसान रहता है। क्योंकि बीइंग यार बहुत ज़्यादा ही नर्वस है। वो कभी भी किसी के साथ एक रूम किया, उसने तो बात भी नहीं की है किसी इंसान से कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, तो वो कैसे एक इंसान के साथ रूम शेयर कर सकता है और 24/7 रह सकता है। हाँ 24 आवर्स ना रहने पड़े, 6-7 घंटे तो भाई कॉलेज में बीत जाएंगे, लेकिन और पूरे टाइम तो रहना पड़ेगा। वे यही सोच रहा था। पर विंग हिम्मत करता है और फिर अंदर की साइड चला जाता है। और जब अंदर जाता है तब अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे और विंग अंदर जाता है तब अभी रूम में अंधेरा था और अंधेरा होने की वजह से विंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और विंग आगे बढ़ता है, बस किसी चीज़ से वो लड़ जाता और विंग सोचता अरे यहाँ पे तो कोई भी दीवार थी ही नहीं या फिर कोई सामान था ही नहीं, तो इतना हार्ड क्या है। और ये सोच के वो उस जगह को एकदम टच करने लगता है, उसे रफ करने लगता है, उसे एक्सक्यूज़ करने लगता है। और ये सब करते हुए विंग का तो समझ में नहीं आता ये क्या है। और वो टच करते हुए उसके हाथ कहीं और भी चले जाते हैं और तभी अचानक से उसे कोई दूर करता है और जो वहाँ पे वॉल थी उस पर पिन करता है। और अभी अंधेरे में पर्दे से जितनी भी उजाले आ रहे थे उतने उजाले में बस पिंक की आंखें चमक रही थी जिनमें अभी आंसू थे और वो आंसू चमक रहे थे। और वो इंसान बस विंग की आंखों को देखे जा रहा था, एक टक बस विंग की आंखों को, जैसे लग रहा था उस इंसान की पूरी नज़र उसी आंखों पर टिक चुकी है। और इधर जो विंग था वो एकदम शांति से बस सामने देखे जा रहा था कि आखिर में ये इंसान क्या ही कर रहा है, क्या करने वाला है। और तभी वहाँ पे लाइट आ जाती है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से लाइट कट गई थी। पर अभी लाइट आ जाती है और जब विंग अपने सामने देखता है एक इंसान को जो नेकेड है और उसने बस टॉवल ही रैप किया हुआ, ये देख के उसकी आँखें बड़ी 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 हो जाती है। और जो सामने इंसान था वो भी एकदम शॉक में बस देखने लगता है कि ये कौन है। और वो बस चुपचाप देखे जा रहा था उस इंसान को घूर घूर के। और तभी जो विंग था वो अपने हाथों को जल्दी से छुड़ाता और पीछे की साइड मुड़ जाता है। और तभी जो सामने उसके इंसान था वो होश में था और कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम हो कौन जो मेरे रूम में आ गए। तभी विंग जो था वो बताता है इशारे से टी शर्ट पहनो, टी शर्ट शर्ट कुछ पहनो। तब जो वांगजी था, हाँ ये हमारा वांगजी है जो अभी आग बबूला हो चुका है विंग के ऊपर, तब वो जाता है और अपने टी शर्ट को लाता है और उसे फटाक से पहनता है और पैंट पहनता है और कहता है अब मेरे बातों का जवाब दो। और ये कह के वो दोनों हाथों को मोड़ के खड़ा हो जाता है और तभी विंग उसकी साइड मुड़ता है और उसे देखता है। तब जो वांगजी था वो कहता है अब मुझे बताओ आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम यहाँ पे करने क्या आए हो, मुझे बताओ। तभी जो विंग था वो उसे देखता है और कहता है वो मैं
मतलब यार बीइंग बोल नहीं सकता ना, तो वो बस उसके मुँह से बस ऐसे आवाज़ निकल रही थी, लेकिन कुछ भी वो बोल नहीं पाता। तब वांगजी कहता है, फॉर गॉड सैक मुझे बताओ। तब जो बीइंग था वो अपने हाथों से इशारा करने लगता है, लेकिन लैन वांगजी को ये आता है बिल्कुल भी नहीं। लैन वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके सब ऊपर से जा रहा था। तब वो कहता है, ओह डैम इट, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आते हैं, तो मुझे चुपचाप अपनी भाषा में बताओ कि आखिर में तुम बोलना क्या चाहते हो, यू फकिंग बॉय। तब जो विंग था वो लंबी सी सांस लेता है और फिर वो अपने पास से एक डायरी निकालता है। उसकी पैंट में हमेशा डायरी रहती थी, तो उस डायरी को विंग निकालता है और उसमें वो लिखता है और लिख के वांगजी के सामने करता है। तब वांगजी उसको पढ़ता है और उसे पता चलता है कि विंग को ये रूम अलॉट हुआ है। तब वांगजी देखता है उसे और कहता है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये रूम बस मेरा है। और लैन फैमिली जिस रूम में रहती है, लैन फैमिली का जो मेंबर जिस रूम में रहता है, वो रूम किसी को भी अलाउड नहीं होता है। ये तुम्हें नहीं पता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ज़रूर तुम झूठ ही बोल रहे हो। पर विंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अरे भाई वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। वो अपने हाथों से समझाता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है, डैम इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो, लिख के बताओ, लिख के। तब जो विंग था उसे याद आता, अरे हाँ, उसके मॉम डैड भाई बहन तो समझ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना समझ सकता है। तब विंग फिर से लिखता है और फिर वो दिखाता है। तब वांगजी कहता है, देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे रूम से चुपचाप दफ़ा हो जाओ और मुझे यहाँ पे दिखना भी मत, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरे रूम में रहे, समझे। और ये कह के वो विंग को घूरता है और इधर विंग बस अपना सर पकड़ लेता है, वो क्या ही करे। तभी जो विंग था वो फिर से लिख के देता है कि आप खुद ही ऑफिस में बात कर लो, मुझे दूसरा रूम दिला दो, लेकिन मैं इस रूम से नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे रहने के लिए लैन कुनैन ने कहा है। और वो ये बात लिख देता है क्योंकि उसके फादर ने बताया था कि लैन कुनैन ने ये रूम मुझे अलॉट कराया है। तब जो विंग था वो ये बता देता और इधर जो वांगजी था वो कहता है, क्या मेरे अंकल, सच में मेरी अंकल मेरी लाइफ का एल लगाना चाहते हैं। और ये कह के वो तुरंत भाई कॉल भी कर देता है, जैसा कहना वैसा करना। तब जो वांगजी था वो कॉल करता है और उसकी दो ही रिंग में कुनैन कॉल उठाते हैं और कहते हैं, हेलो वांगजी, क्या हुआ, मुझे पता था कि तुम कॉल करने वाले हो। तब वांगजी कहता है, अंकल ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप करना क्या चाहते हो अंकल, इस इंसान को आप कैसे भेज सकते हो मेरे रूम में, आपको पता है ना कि लैन फैमिली किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती है, तो मैं ही क्यों। तब जो कुनैन थे वो वांगजी को कहते हैं, वांगजी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी तुम उस बच्चे के बारे में सोचो, अगर वो 4 लोगों के साथ रहा, उसे लोगों ने बुली किया, तो वो कहाँ जाएगा, और वैसे भी वो बोल नहीं सकता है, समझने की कोशिश करो। और विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और उसके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम लोग ने साथ में कॉलेज की थी, तो इसलिए बस मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा एहसान कर दिया। तब वांगजी कहता है, अंकल आपके एहसान के चक्कर में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तब कुनैन कहता है, वांगजी तुम टेंशन मत लो, विंग बहुत अच्छा बच्चा, और वैसे भी वो शोर भी नहीं करेगा, तुम उसकी हालत तो समझ ही गए होगे। तब वांगजी विंग को देखता है और विंग को देख के वांगजी को थोड़ा सा तरस भी आता है, मतलब थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कहता नहीं और कहता, फगौस से मैं फ़ोन काट रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रही है। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और इधर वो विंग को देखता है, और विंग को देखने के बाद वो विंग के पास आता है और कहता है, लिसन, तुम्हें आज से इस रूम में तुम रह सकते हो, लेकिन मेरी शर्त है कुछ जो तुम्हें माननी होगी, अगर तुमने नहीं माना तो मैं इस रूम से तुम्हें दफ़ा कर दूंगा। तब विंग उसे देखता है और वो सीधा लिख के पूछ लेता, बताओ भाई क्या ही शर्त है, मैं सब कुछ करने को तैयार ही हो जाऊंगा। विंग लिख के दे देता है। तब जो वांगी था वो कहता है, गुड, और ये कह के वो कहता है, तुम्हें पूरे रूम की सफाई करनी होगी, झाड़ू पोछा जो भी है सब कुछ करना होगा, क्लीनिंग डस्टिंग जो भी है सब कुछ करना होगा विंग को। और फिर उसके बाद कैंटीन से वांगजी के लिए खाना लेके और उसके टेबल पे रख के इंतज़ार करना होगा कि वांगजी आएगा खाएगा, क्योंकि वांगजी को लाइन लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ का रूल है, चाहे वो लैन फैमिली का इंसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सबको एक तरह से ट्रीटमेंट मिलती है। बस रूम का ही थोड़ा है वीआईपी वाला, लेकिन खाने में ऐसा नहीं है कि वीआईपी लोगों को अलग खाना या फिर वीआईपी लोगों को तुरंत खाना मिल जाता है बिना लाइन लगाए, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर, सारे स्टूडेंट एक बराबर। बस ये वीआईपी और अन वीआईपी में ये फ़र्क रहता है, कुछ लोगों को प्राइवेसी चाहिए रहती है तो वो दुगना पैसा देते हैं, इससे कॉलेज की अच्छी कमाई हो जाती है, और ये तो अमीर ही लोग करेंगे। और जो लोग गरीब होते हैं वो लोग 4 रूम शेयर करने वाला ले लेते हैं, मतलब एक रूम में 4 लोग, तो वो सस्ते में निपट जाता है। तो ऐसा है।
तब जो विंग था वो कर रहा है, ठीक है वो करेगा, और उसे पूरी लिस्ट वांग जी पकड़ा देता है कि उसके लिए खाना लेके रखना होगा और वांग जी के सामने एकदम अच्छे से ओबीडियंट इंसान की तरह रहना होगा, और रूम में पहली बात कोई भी शोर नहीं मचना चाहिए, एकदम शांति होनी चाहिए। तब विंग मनु सोचता है मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, कौन सा शोर ही मचेगा, और ये कह के जो विंग था वो एकदम चुप हो गया था और वो बस मुंह बनाता है। तभी वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तब विंग उसकी तरफ देखता है और वो इशारे में कहता है कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब वांग जी उसे देखता है और कहता है देखो मुझसे ज़्यादा होशियारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझे, और तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ बस वही करना होगा, उससे ज़्यादा तुम्हें चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो फिर जाता है अपने बेड पे और कहता है मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, और ये कह के वो चला जाता है सोने और वो लाइट बंद कर देता है। और इधर विंग भाई अंधेरे में अब वो क्या ही करे, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है, यहाँ पे मोबाइल भी अलाउ नहीं है कि विंग मोबाइल रख सके, क्योंकि मोबाइल जमा हो जाती है और बस संडे के दिन मिलती है जो तुम अपने मॉम डैड से जैसे बातें कर लो। तो विंग को संडे का इंतज़ार करना होगा। तब जो विंग था वो अब जाता है अपने बिस्तर पर और वो भी लेट जाता है, पर विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। विंग बस इधर उधर उलट पलट कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, और इधर वांगी उसके इधर उधर करने से जो उसका बेड था वो आवाज़ कर रहा था। तब इस वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन था और वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सही से सो नहीं सकते हो, तुम्हारी वजह से मुझे इरिटेशन फील हो रहा है। तब जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो एकदम एक सीधे इंसान की तरह सो जाता है, ना हिलता है ना डुलता है, लेकिन ऐसे पड़े पड़े विंग को काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन नींद नहीं आ रही थी, वो बस इधर उधर देख रहा था। और फिर विंग ऐसे ही जो वहाँ का विंडो था वहाँ से बाहर देखते देखते पता नहीं कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला और वो सो गया। अब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग में विंग उठ चुका था, क्योंकि विंग की सुबह ही उठने की आदत है। तब विंग उठता है और वो देखता है सामने, तो सामने लैन वांगजी था ही नहीं। ये देख के वो थोड़ा सोचता है, क्योंकि विंग की सुबह उठने की आदत है। अरे भाई सुबह का मतलब है विंग के लिए 6:30-7 बजे। विंग उठता है और देखता है कि यहाँ पे लैन वांगजी है ही नहीं। ये देख के वो उठ के बैठता है, फिर वो आराम से अंगड़ाई लेता है, फिर वो जाता है अपने कपड़ों को लेता है और नहाता धोता है। नहाने धोने के बाद वो बाहर आता है और फिर वो अपने बैग को निकालता है और उसमें से टाइम टेबल जो था वो उसे निकालता है कि अब उसे अच्छे से अपने बैग को प्रिपेयर करना चाहिए और फिर जाना चाहिए यहाँ से बाहर अपने कॉलेज में जब उसका टाइम हो। और तभी जो विंग था वो जब खोल के देखता है तब उसे पता चलता है अरे उसकी क्लासेस तो 7 ही बजे से स्टार्ट है, ये भी एक छापा हो गया। और विंग सोचता है क्या इतनी सुबह सुबह, मेरी सुबह उठने की भी आदत ख़राब हो गई। और ये सोच के वो जल्दी से अपना बैग लेके भागता है, क्योंकि अभी 7 बजने में बस 10 मिनट बाकी थे, जिसकी वजह से विंग भागता है वहाँ से अपने बैग को ले देके और बड़े मुश्किल से वो पहुँचता है अब कॉलेज में। और कॉलेज में पहुँचने के बाद वो अपनी क्लास को ढूंढता है और क्लास में वो 7:02 पे पहुँचता है और विंग लेट हो चुका था, जिसकी वजह से विंग अभी टीचर को देख रहा था। टीचर खड़े हुए थे जो अपने फेस पे चश्मा लगाए हुए थे और उन्होंने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, उसमें वाइट कलर की शर्ट थी और रेड कलर की टाई थी, और वो बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे थे। उनकी स्माइल बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, जिसको देख के कोई भी इंसान खुश हो जाए, ऐसी स्माइल थी उनकी। और तभी विंग वहाँ पे जाता है और वो डोर पे नॉक करता है और तभी जो टीचर थे वो विंग को देखते और कहते हैं अरे तुम लेट हो गए, तो तुम्हारी क्लासेस 7 बजे से थी, अभी 7:02 हो रहा है। तब विंग कहता है अब 2 मिनट का भी हिसाब देना पड़ेगा। और ये सोच के वो सामने देखता है। तब वो कहते हैं अरे तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, आओ अंदर आओ, मुझे लगता है तुम न्यू स्टूडेंट हो। तब विंग अपना सर हिलाता है। तब जो टीचर थे वो कहते हैं आओ अपना इंट्रोडक्शन दो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए। और ये कह के वो विंग को स्टेज पे खड़ा कर देते हैं, पर विंग भाई कुछ भी नहीं बोल पाता, वो बस खड़ा था। तभी जो टीचर थे वो कहते हैं अरे बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, बोलो बोलो। लेकिन विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था और ऐसे ही 2 से 3 मिनट हो जाते हैं और जो पूरी क्लासेस थी वो बस हंस रही थी विंग को देख देख के। सब लोग स्माइल कर रहे थे और ये सब देख के विंग को बुरा लग रहा था, विंग की आंखों में आंसू आ रहा था। और तभी वहाँ पे जो एक बेंचिंग थी वो आती है, क्योंकि उसे कुछ फाइल्स देने थे सर को, और वो अंदर आती है कमिंग बोल के। तब शिचान कहते हैं आओ, क्योंकि यहाँ पे शिचान थे टीचर। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है सर इस फाइल पे साइन कर दीजिए, हमारे टीचर ने कहा। तब शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है, और वो उस फाइल को लेते हैं और देखने लगते हैं। और तभी टीचर कहते हैं अरे बेटा बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तुम
कहाँ से आए हो बताओ, तुम किस स्कूल से आए हो, ये वो पूछने लगते हैं। पर वेंचिंग जब सामने देखती है कि आखिर में कौन इंसान है जो टीचर इतना बोल रहा है और वो बोल भी नहीं रहा है, तब वो सामने देखती है और वो विंग को देखती है और विंग को देखती ही उसके दिमाग में क्लिक होता है कि अरे ये तो बोल ही नहीं सकता है। ये सोच के वो तुरंत विंग को देखती है और पूरी क्लास को ऐसे हंसते हुए देख के उसे थोड़ा बुरा लगता है विंग के लिए। तब वो टीचर के पास आती है और कहती है टीचर मुझे आपसे कुछ कहना है। तब शीजन कहते हैं हाँ बेटा बोलो क्या कहना है। तब जो मैजिक थी वो धीरे से सब कुछ बता देती है और ये सुनने के बाद शिचान को थोड़ा बुरा लगता है और वो विंग को देखते हैं और वो रजिस्टर निकालते हैं और कहते हैं क्लास मैं विंग के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। और वो बताते हैं कि विंग, इस लड़के का नाम विंग है और ये शंघाई से आया है और इसका स्कूल जहाँ से इसने 12th पास आउट किया है XYZ जो भी समझ लो वहाँ से है। और ये सब वो बताते हैं सबको और कहते हैं विंग बेटा तुम जाके अब बैठ जाओ। और ये कह के विंग को बैठने के लिए भेज देते हैं। और इधर जो विंग था उसकी आंखों में तो भाई बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू थे। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसके साथ ही हमेशा क्यों होता है ऐसा। वो बोल नहीं पाया, वो क्या करेगा। उसे थोड़ी घबराहट फील होती और वही पूरी क्लास में डिस्टर्ब माइंड में रहता है एकदम। उसका दिमाग ख़राब हो चुका था, इस वजह से वो पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाता। और 40 मिनट के बाद बेल लग जाती है और जब बेल लगती है तब जब पूरी क्लास थी वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और विंग अभी बैठा हुआ था अपना सर नीचे करके और तभी वहाँ पे जो लैंस जानते हैं वो देखते हैं विंग को और विंग को कहते हैं विंग बेटा इधर आओ मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तब विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि भाई उसने अब क्या कर दिया, कहीं सर उसे डांटे ना, कुछ कहे ना। और ये सोच के वो जाता है सीधा अपने सर के पास और वो जाके खड़ा हो जाता है। तभी जो शिशांत है वो देखते हैं विंग को और कहते हैं विंग बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम तुम बोल नहीं सकते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो विंग से माफ़ी मांग रहे थे। ये देख के विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसके टीचर माफ़ी मांग रहे हैं, पर वो उन्हें मना करता है माफ़ी मांगने से। और वो तुरंत अपने पास से जो छोटी सी डायरी रखा होता है उसको निकालता है और उसमें लिखता है कि सर कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। और ये कह के वो स्माइल करता है और स्माइल करके वो बस सर को देखता है और फिर वहाँ से वो क्लास में चला जाता है और क्लास में बस चुपचाप बैठा रहता है। और विंग से भाई कोई बात भी करने नहीं आता। सब लोग जैसे विंग को इग्नोर कर रहे थे, जैसे विंग यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं करता है। तब विंग बस शांति से अपने जो बुक थी उसी में लगा हुआ था, वो पढ़ रहा था, कुछ नोट्स बना रहा था, कुछ लिख रहा था ऐसे ही। और तभी ब्रेक हो जाता है, मतलब उसने अपने 3 से 4 घंटियाँ पढ़ ली। तो अभी विंग को जाना था ब्रेक में अपना खाना खाने। वैसे भी बेचारा ब्रेकफास्ट तो कर नहीं पाएगा, तो सोचता है चलो भर पेट खाना ही खा लूँ। तब वो निकल जाता है खाने के लिए और जब खाने के लिए वो बाहर जाता है तब माय उसके साथ फिर से गड़बड़ हो जाती है। अरे उसे याद आता है कि उसे लैन वांगजी का भी खाना लेना पड़ेगा। और ये सोच के वो भागता है स्पीड में, क्योंकि अगर वो नहीं लेके आया तो लैन वांगजी उसे बुली करने लगेगा। और ये सोच के वो तुरंत भागता है और वहाँ पे 2 जो प्लेट थे उन्हें लेता है और फिर वो खाने लेने की लाइन में लग जा चुका था। और विंग बस इंतजार करता था कि अब खाना मिले, अब खाना मिले, खाना मिले, खाना मिले, खाना मिले। लेकिन विंग बेचारा इतना सीधा और ऊपर से वो बोल नहीं सकता है, तो लोग उसे पीछे कर करके आगे चले जाते हैं। और जब विंग देखता है ऐसे तो उसे बुरा लग रहा था। और यही चीज़ जियांसन और यानली ने भी की। जब विंग खड़ा था 4 लोगों के बाद उसका नंबर आने वाला था, सबसे पहले जियांसन और यानली ने ही ऐसा किया। वो लोग विंग को पीछे करके वो आगे खड़े हो गए। तब विंग ने कुछ नहीं बोला और इसी का अब सब लोग फ़ायदा उठाने लगे थे। सब लोग विंग को पीछे कर करके बस वो लोग खड़े होते जाते और ऐसे विंग 20 लोगों के बाद हो चुका था। और ये देख के विंग बस हैरान था कि वो अब वो क्या करेगा, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता है। इस वजह से वो बस सर नीचे करके चुपचाप खड़ा था अपना सर पकड़ के कि अब वो क्या ही करे। अभी लैन वांगजी को नहीं मिला टाइम से तो वो क्या करेगा। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी जब विंग को ऐसे लाइन में लगे हुए देखता है तब वो उसके पास जाता है और कहता है मैंने कहा था ना मेरा खाना दे के रखना। पर विंग कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो इतने टाइम से खड़ा है और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये देख के लैन वांगजी को गुस्सा आती है और वो सामने के बच्चे को पीछे लाता और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे बीच में आके खड़ा होती, चुपचाप इस लड़के के पीछे लगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब एक बार वांगजी ऐसा कहता है तो भाई सारे बच्चे डर जाते हैं। वो लोग चुपचाप विंग के पीछे आ चुके थे और विंग सामने देखने लगता। तब वांगजी कहता अब क्या मैं तुम्हें नहीं बता दूँ कि आगे जाके खाना ले आओ, जाओ मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे भूख लगा है, समझे। और ये कह के वो विंग को भेजता और विंग सामने चला जाता है खाना लेने के लिए। और इधर वांगजी आके बैठ चुका था और वहाँ पे जो वेंचिंग थी, शुयंग था, शाओ शिनचैन था और वेन
शू था। ये लोग बैठ चुके थे और ये लोग वांग जी से कहते हैं, वाह वांग जी तूने उसकी मदद की पहली बार, ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था कि वांग जी का इंटरेस्ट किसी लड़के में हो सकता है। तब वांग जी कहता है, ओह शट अप गाइस, तुम लोग क्या फालतू बकवास कर रहे हो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली ये मेरा सर्वेंट बनने वाला है, मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ और ये मेरा सारा काम करने वाला। ऑफ कोर्स हॉस्टल में मैं था, मुझे सब कुछ करना पड़ता था। अब से ये मेरा डस्टिंग, क्लीनिंग, मेरे कपड़े धुलना, मेरे रूम को साफ़ करना, मेरे लिए खाना लाना, सब कुछ करेगा, लेकिन मुझे इसे ट्रेन करना पड़ेगा गाइस। देखा नहीं तुमने, इसके आगे सब लोग आगे आके खड़े होते चलेगा और ये पीछे हो गया। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, वांग जी तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो बेचारा कितना इनोसेंट है, आज उसके साथ पता है क्लास में क्या हुआ, और वो बताती है। और ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, हाँ तो उसे समझना चाहिए ना वो कहाँ पे एडजस्ट करता है, कहाँ से नहीं, उसे पता होना चाहिए कि उसे यहाँ पे बुली किया जाएगा, तो उसे यहाँ आने की क्या ही जरूरत थी। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, वांग जी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो इतना इंकरेज हो के, कितना ज़्यादा घबराते हुए, कितना ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करते हुए वो आया होगा यहाँ पे पढ़ने के लिए, और तुम उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए वांग जी, तुम ही सोचो कि अगर उसकी जगह कोई और होता तब वो किसी रूम में बंद होके बस पड़ा रहता, कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसे बुली करते हैं, लेकिन ये इंसान निकल के आया है, तो सोचो ये अपने दिल को कितना मजबूत करके आया होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है, वेंचिंग तुम क्या बकवास करती हो। तब वेंचिंग कहती है, वांग जी मैं ऐसे पेशेंट्स को जानती हूँ, क्योंकि देखो कॉलेज हमें कभी कभी लेके जाती है बाहर हॉस्पिटल में, तो मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो लोग रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनकी जो डिसएबिलिटी रहती है उस वजह से उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें बुली होना पड़ता है। कुछ बच्चे तो स्कूल में नहीं जाते हैं, लेकिन विंग कॉलेज तक आया है, इसका मतलब विंग ने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग किया होगा, ये तो विंग ही जानता है, समझे। और एक बार ऐसे इंसान के बारे में सोच के देखो जो बोल नहीं सकता, अपने फीलिंग्स को बता नहीं सकता है, बस उस इंसान को घुट घुट के रहना पड़ता है। सोचिए एक बार वांग जी। पर वांग जी कहते, वेंचिंग अब ये सब बुद्धि देना बंद करो, वैसे भी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। और तभी विंग वहाँ पे खाना लेके आ जाता है, और वो वांग जी का जो खाना था वांग जी के सामने रख देता है, और वो वहाँ पे खड़ा होकर वांग जी को देखता है। तभी जो वांग जी था वो उसे देखता है और कहता है, क्या है तुम्हें, और क्या चाहिए, कुछ चाहिए, नहीं चाहिए तो गेट लॉस। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे करके अपने भाई बहन के पास जाता है, यहाँ पे उसके भाई बहन खा रहे थे, वहाँ पे जब वो जाता है तब वो उन लोगों को देखता है। तब जो यहाँ ली थी वो कहती, विंग यहाँ पे बैठ के हमारी इंसल्ट मत करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, समझे। और ये कह के वो बस ऐसे धीरे से बोली थी, पर ये बात जो थी वो वांग जी के कान में चली गई थी, क्योंकि जो उनका जो सीट था वो वांग जी का था, फिर उसी के बगल में था ज्ञानचंद का और यानली का। पर वो लोग विंग को वहाँ से भगा देते हैं, और विंग फिर चुपचाप अपना खाना लेके वहाँ से चला जाता है दूसरी साइड, और वो जाके एक जगह पे एक कोने में जहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ था, उस कोने में कोई बैठना भी नहीं चाहेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा टाइप में रहता है, तो विंग जाके वहाँ पे बैठ जाता है। और वहाँ पे बैठने के बाद वो चुपचाप अपना खाना खाने लगता है, क्योंकि भाई उससे कोई बात करने वाला नहीं। तभी जो यानली थी, सॉरी जो वेंचिंग थी, वो देखती है जो वांग जी था उसे देखती है और कहती है, हाँ मुझे तो विश्वास नहीं होता है ये इसके भाई बहन है। तब जो वांग जी था वो थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्या भाई बहन। तब जो वेंचिंग थी वो बताती है कि हाँ ये दोनों विंग के भाई बहन है, मुझे कल ही पता चला था, और ये दोनों विंग को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो विंग से नफरत करते हैं क्योंकि विंग बोल नहीं पाता है। तब ये सुन के वांग जी कहता है, ओह तो ऐसी बात है, उसके भाई बहन भी उसे पसंद नहीं करते हैं। तब जो या जो वेंचिंग थी वो कहती है, तुम्हें तो बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वांग जी। तो वांग जी कहता है, नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि उसके भाई बहन भी उसे नहीं पसंद करते हैं तो भला उसे कौन ही पसंद करेगा वेंचिंग। और ये कह के वो स्माइल करता है। तो वेंचिंग कहती है, वांग जी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम एक नंबर के अजीब ही इंसान हो। और ये कह के वो मुँह बनाती है, पर इधर जो वांग जी था वो बस स्माइल करता है और कहता है, चलो जो भी हुआ ठीक है हुआ। और ये कह के वो अपना खाना खाने लगता है, और इधर विंग भी अपना खाना ख़त्म करता है, और तब तक बेल हो जाती है। फिर सब लोग अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं, और इधर विंग भी अपने क्लास में चला आया था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। और तभी जो कुछ बच्चे थे वो आते हैं क्लास में और कहते हैं, वो यहाँ पे कितनी अजीब स्मेल आ रही है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, ये किससे आ रही है। तभी एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है, ऑफकोर्स इस लड़के से आ रहे होंगे जो वहाँ पे बैठा हुआ है, देखो वो वहाँ पे कोने में बैठा हुआ था ना, तो इसी वजह से इसी से आ रहे होंगे। और सब लोग विंग के ऊपर हंसने लगते हैं, और विंग को ये सब सुन के बुरा लग रहा था, विंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में लोग उसे टारगेट क्यों कर रहे हैं। भाई वो तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी लोग उसे टारगेट किए जा रहे हैं। और विंग बस उन सबको देखे जा रहा था, और वो बस देखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। तब जो
विंग था वो अभी बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो कहता है तुम टेंशन मत लो, ये सब ऐसे बुरे इंसान हैं, तुम इन लोगों से दूर ही रहो तभी अच्छा होगा। तभी विंग अपना सर उठा के देखता और वहाँ पे एक लड़का खड़ा था जो गोलू मोलू सा थोड़ा था, वो दिखने में अच्छा तो था, मतलब उसका फेस जो था वो मोटा होने की वजह से वो फूला हुआ था, उसकी मतलब वो मोटू था, मतलब यार कैसे बताऊँ मैं, हेल्दी इंसान था। और वो विंग को देखता है, तब विंग उसे देखता है और वो पूछता है तुम कौन हो, वो भी लिख के। तब जो वो इंसान था वो देखता है विंग को और कहता है मेरा नाम नेहो सेंग है और मैं इसी क्लास में हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ पे लास्ट पे बैठता हूँ ना, तो इन लोगों की नज़र मुझ पर नहीं जाती है, तो इसलिए ये लोग मुझे बुली नहीं करते हैं। और तुम यहाँ पे फर्स्ट पे बैठे हो ना, तो इसलिए इनकी नज़र तुम पे जा रही है और ये लोग तुम्हें बुली किए जा रहे हैं। तब जो विंग था वो बस उसे देखता है। तब जो नेहो सिंह था वो कहता है टेंशन मत लो, तुम चलो मेरे साथ बैठो। और ये कहकर वो विंग का बैग लेता है और वहाँ पे जाके विंग को अपने साथ बैठा लेता है। तभी सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं ओ एक मोटा और एक म्यूट इंसान दोनों साथ में बैठने वाले हैं, चलो अच्छी जोड़ी है, दोनों डिफ़ॉल्टर है और तो एक साथ रहेंगे। और ये कह के पूरी क्लास हंसने लगती है। और ये सब सुन के विंग की आंखों में आंसू आ रहा था, लेकिन नेहो सिंह कहता है तुम टेंशन मत लो, ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं, इन लोगों को इग्नोर करो, ये लोग ऐसे ही बुरे इंसान हैं, इन लोगों से बात करना बेकार है। और ये कह के वो विंग को मोटिवेट करता है, विंग को समझाता है। तब जो विंग था वो एकदम शांत हो गया, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो बस नेहा सेंग को स्माइल करते हुए देखता है। और वो दोनों उन सबको इग्नोर करने लगते हैं और अपने काम में लग सकते हैं। और ये सब देख के उन लोगों को भाई मिर्ची लग रही थी कि ये दोनों हमें इग्नोर कैसे कर सकते हैं। लेकिन भाई नेहा सेंग और विंग दोनों अब दोस्त बन चुके हैं और दोनों इन सबको इग्नोर कर देते हैं गेट लॉस्ट टाइप में। तो ये लोग कब तक चिढ़ाएंगे यार, जब इन दोनों ने रिएक्शन देना बंद किया तो सब लोग शांत हो गए और सब लोग अपने अपनी सीट पे बैठ गए, क्योंकि अब टीचर के भी आने का टाइम हो रहा है। और आज की क्लासेस विंग की थोड़ी सी अच्छी जाती है जब नेहा सेंग उसे मिला, क्योंकि नेहा सेंग उसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि विंग का जो 1 महीने का कोर्स है वो सब कुछ छूट चुका है। 1 महीने से उसके घर में किचकिच चल रही थी ना, तो इसलिए ये सब छूट चुका है। तो अब विंग को नेहा सेंग हेल्प करेगा सब कुछ कंप्लीट करने में। और विंग सच में नेहा सेंग जैसा दोस्त पाके बहुत ज़्यादा ही खुश है। और आज का कॉलेज यहीं पे ख़त्म हो जाता है और विंग चला जाता है अपने रूम की तरफ। और अब रूम में भी विंग की एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। तो विंग बेचारा थका हारा बुली होते हुए वो पहुंचता है अपने रूम में, क्योंकि बाहर तो बुली नहीं हुआ पर क्लास में तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो ये भी एक तरह से बुली ही है कि उसको ट्रॉमेटाइज हो जाएगा वो, ऐसे सब लोग उसके ऊपर हर चीज़ पे हंसते रहेंगे। तो इस वजह से तब विंग पहुंचता है और अभी विंग एकदम थका हारा था, उसके फेस की रौनक ही चली गई थी जैसे लग रहा था। और विंग जैसे ही डोर ओपन करके अंदर आता है वैसे ही वो देखता है सामने दी लैन वांग जी जो सामने बैठा हुआ है। और ये देख के वो कहता है जी आप। तभी लैन वांग जी उसके पास आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ थे अभी तक। तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं। तब जो वांगजी था वो धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के नेक पे ऐसे ही घुमाने लगता है और विंग को भाई उसके बॉडी में पूरी सेंसेशन हो चुकी थी। और विंग कहता है ये आप क्या क्या कर रहे हैं। तब जो वांगजी था वो कहता ओह इतना रुक रुक के बोलने की क्या जरूरत है विंग, तुम सिंपल तरीके से भी पूछ सकते हो ये आप क्या कर रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ ये यही आप क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता है अरे विंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी मिल्की वाइट स्किन। और ये कह के वो उसके जो नेक था वहाँ पे अपने नोज को लेके जाता है और एक लंबी सी सांस लेता है, जिसकी वजह से जो विंग की स्मेल थी, विंग के बॉडी से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी स्ट्रॉबेरी की। जो वांगजी कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो हल्का सा टंग से लिक कर लेता है और भाई इस चीज़ पे विंग की तो जैसे लगता है कि वॉट लग चुकी है। और वो वांगजी को अपने आप से धक्का देता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। और विंग ये सब जो है वो अपने हाथों से कर रहा है, ठीक है, तो मुंह से नहीं बोल रहा है, मैं बस बता रही हूँ कि विंग क्या फील कर रहा है, क्योंकि जो वो अपने हाथों से बना रहा था तो वो बहुत ज़्यादा ही रुक रुक के और ये सब वो अपने मन में बोल रहा है। तो इसीलिए समझ जाना विंग म्यूट है, क्योंकि कहीं कहीं मुझसे गड़बड़ हो जा रही है।
ठीक। तो विंग जो था वो देखता है और फिर वो अपनी आंखों से एकदम घूरता है कि आखिर में ये तुम्हारे करने का क्या ही मतलब था। तब जो वांगजी था वो उसकी आंखों की तरफ देखता है और फिर से विंग के पास आता है और विंग की आंखों पे अपने हाथों को रख के आंखों को बंद कर देता है और कहता है, विंग ऐसे मुझे घूरने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम मुझे ऐसे घूरोगे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी स्लिप हो सकता हूँ और फिर उसके बाद की गारंटी मेरी तो नहीं है, ये तुम याद रखना। और ये कह के वांगजी स्माइल करता है और इधर जो विंग था वो तो भाई शॉक में था कि ये कौन सा पर्वर्ट इंसान उसे मिल चुका है। तब विंग वांगजी से अब दूर हो जाता है और वो बस वांगजी को देख रहा था और वो जल्दी से जाता है अपने बेड के पास और वहां से अपने जो दूसरा बैग था एक उसको उठाता है और वो तुरंत डोर से बाहर जाने लगता है। पर वांगजी उसके पीछे था और कहता, विंग तुम कहाँ जा रहे हो। पर विंग उसकी तरफ देखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं, बस वो वहां से निकल जाता है। और इधर जो वांगजी था वो देख के स्माइल करता है और इधर जो विंग था वो अब हॉस्टल से बाहर आ चुका था और बाहर आने के बाद वो जाके चुपचाप गार्डन में बैठा हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था, क्योंकि विंग की पूरी बॉडी एकदम हॉट हो चुकी थी। विंग का फेस रेड हो चुका था, उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी और उसकी बॉडी में ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रहे थे कि विंग को आज तक ऐसे रिएक्शन कभी नहीं हुए और पहली बार कोई इंसान उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। और विंग अभी बस बैठा हुआ था, तभी उधर से एक लड़का जा रहा था हंसते खेलते गाते हुए, जो हमारा नेहा सिंह था, और वो देखता है और कहता है, अरे विंग यहाँ पे। तब वो जल्दी से भागता हुआ विंग के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे पी भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा आप खाने के लिए चले गए होगे। तब जो विंग था वो बस घूर घूर के नेहा सिंह को देख रहा था, क्या खाने के लिए, पर वो तो कहीं नहीं गया, वो तो यहीं पे बैठा हुआ है। और वो बस अभी नेहा सिंह को घूर रहा था और इधर जो नेहा सिंह था वो विंग से बातें करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग इतना घबराया हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब जो विंग था वो बस देख ही जा रहा था, बस देख ही जा रहा था। तभी नेहा सिंह कहता है, वी भाई क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है वी भाई। पर विंग बोल ही नहीं रहा। तभी नेहा सिंह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मैं आपको कहीं लेके चलता हूँ। तब विंग कहता है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, आई मीन नोट में लिख के देता है। तब नेहा सिंह कहता है, अरे वी भाई तो आप मेरे साथ तो चलो, मैं आपको इतनी अच्छी जगह लेके चलता हूँ ना कि आप खुश हो जाओगे। और ये कह के विंग को लेके नेहा सिंह निकल जाता है और विंग भी भाई कुछ नहीं बोलता है, वो भी चला जाता है, क्योंकि अभी उसको अपने रूम में नहीं जाना, उसके रूम में खतरा है, लैंड मार्क है, तो वो कैसे जा सकता है। तो इसलिए विंग थोड़ा देर इधर उधर ही करने का सोचता है और नेहा सिंह उसे लेके पहुंच जाता है सीधे उसे जो वहाँ का कैंटीन एरिया था वहाँ पे। और वहाँ ले जाने के बाद नेहा सिंह कहता है, वी भाई ये देखो। तब विंग उससे फिर से इशारे में पूछता है, ये क्या है, अपने हाथों को हिला के। तब नेहा सिंह कहता है, अरे आप टेंशन में थे, आपको स्ट्रेस था, तो चलो मेरे साथ खाओ बैठ के, आपके सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे। और आपको पता है मैं सबसे पहले आता हूँ तो मुझे गर्मा गर्म खाना मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये कह के वो जाता है और जल्दी से 2 प्लेट में खाना निकलवाता है और विंग के साथ बैठ के खाने के लिए चला जाता है। और इधर विंग, ये क्या चल रहा है भाई। और तभी वहां पे धीरे धीरे और भी बच्चे आने लगे थे, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका था। तब और भी बच्चे आ गए थे और वहां पे जो जन्यानली आते हैं वो लोग विंग को देखते हैं, वो लोग इग्नोर कर देते हैं विंग को, एकदम प्रॉपर तरीके से ही इग्नोर करते हैं, क्योंकि विंग को दिखता है कि ये लोग ने विंग को देखा, फिर मुंह बना लिया, फिर उधर चले गए। और ये देख के विंग शाय करता है, फिर कुछ नहीं बोलता और वो अपने खाने को ही देख रहा था। तभी वहां पे वांगजी का गैंग आता है और वांगजी का गैंग एक जगह जाके बैठता है। तभी जो व्यंजन थी वो कहती है, चलो गाइस पहले खाना ले लेते हैं ना, तुम लोग यहीं बैठ के। तब वांगजी कहता है, हाँ विंग लाएगा। और ये कह के वो विंग की तरफ देखता है और विंग को भाई सुनाई देता है कि विंग लाएगा। तब विंग उठता है और जाता है वहां से खाना लेता है और वांगजी को ले जाके दे देता है। और देने के बाद वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। और यहाँ पे जो जो उसका दोस्त था वो तो भाई इतना सारा खाना लेके बैठा हुआ था, मतलब प्लेट पूरी भरी हुई थी और वो खाए जा रहा था। तभी विंग कहता है, नेहा सिंह तुम इतना खाना खा लोगे, और वो नोट में लिख के देता है। तब जो नेहा सिंह देख पढ़ता है और वो हंसने लगता है और कहता है, अभी भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेरे लिए बस एक मामूली सा खाना है, मैं तो इससे ज्यादा भी खा सकता हूँ, पर मैं अभी डाइटिंग पर हूँ ना, तो इसलिए मैं बस इतना ही खा रहा हूँ। तभी विंग अपने मन में सोचता है, क्या ये डाइटिंग पर है और फिर भी इतनी सारे खाने खा रहा है, मतलब कम से कम 5 से 6 चपाती है, फिर उसके बाद उसकी मतलब उसके साथ सब्जी इतनी सारी और सैलेड और मतलब जो भी चीज़ें थी, राइस,
और उसी के साथ और भी साइड डिश बहुत सारी थी। वो सब इतनी सारी चीज़ें वो कैसे खा सकता है? विंग यही सोच रहा था और विंग बस नेहा सेंग को देखे जाता और फिर सोचता हाँ, नेहा सेंग के इतनी हेल्दी होने का राज यही होगा कि नेहा सेंग इतना खाता। भाई विंग तो बस 2 ही रोटी मतलब 2 ही चपाती लेके बैठा हुआ है और उससे खाई नहीं जा रही है। विंग तो यही सोच रहा था। और तभी वहाँ पर जो उनके क्लास के 2 लोग थे, एक का नाम हैरी था और एक का नाम लिली था। दोनों आते हैं और दोनों विंग को और नेहा सेंग को खाते हुए देखते हैं। ये देख के उन्हें हंसी आती है और वो लोग हंसने लगते हैं। तभी कुछ बच्चों की नज़र उनके ऊपर जाती है। वांग जी भी देखता है लेकिन वो इग्नोर कर देता है। तभी जो लिली थी वो जाती है और कहती है ओह तुम यहाँ पे, ओ मोटे तुम यहाँ पे खाने खा रहे हो, ओ माय गॉड। तब जो विंग था उसे गुस्सा आता है और नेहा सेंग भी उसे देखता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप सर नीचे कर लेता है। तभी विंग खड़ा होता है और वो इशारे में कुछ कहता है लेकिन वो जो लिली थी वो कहती है कि ओह एक गूंगा है एक मोटा है, दोनों की जोड़ी भगवान ने क्या खूब बना दी है। तभी विंग अपने नोट में लिखता है कि तुम नेहा सेंग को ऐसे बोल नहीं सकती हो, तुम बॉडी शेम कर रही हो। पर जो नेहा सेंग था वो विंग को लिखते हुए देखता है लेकिन वो कहता है विंग जाने दो, लेकिन विंग उसके सामने नोट करता है। तभी जो लिली थी वो नोट को लेती है और कहती है ओ माय गॉड तुमने लिखा है कि मैं उसे बॉडी शेम नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, पहले तुम बोल के दिखाओ, जब तुम बोलने लगना ना तब आके नेहा सेंग की तरफ से मुझसे बोलना, ठीक है? और ये कह के वो विंग का खाना लेती है और विंग के ऊपर पूरा फेंक देती है उसे, क्योंकि गुस्सा आता है। और ये देख के विंग को गुस्सा आता है और विंग कहता है मतलब वो विंग घूरता है और वो अपने हाथों से इशारा करता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हाउ डेयर यू। और ये कह के वो बस उसको देख रहा था। तभी वो लड़की कहती है ओह गूंगे मुझे तेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है तो तू यहाँ से निकल ले। तुमको किसने एडमिशन दी थी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं कौन था, किसके दिमाग में पत्थर पड़े हुए थे जो इस गूंगे को इस कॉलेज में एडमिशन दे दिया। और वांग जी जब ये सुनता है उसे बहुत तेज गुस्सा आती है, वो खड़ा हो जाता है और इधर जो 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 वेंसिंग थी वो एक खड़ी हो जाती है और कहती है वांग जी तुम रुको मैं निपटती हूँ। और ये कह के वो जाती है और कहती है ओ लिली लगता है मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि किसने एडमिशन दिया था, तुम लगता है जानती नहीं हो। दरअसल विंग को लैन ग्रैंड ने एडमिशन दिया है और अब तुम लैन वांग जी के टारगेट पे आ चुकी हो। लैन वांग जी तो तुम्हें अपने हाथों से कूटना चाहता था क्योंकि तुम उसके अंकल को कह रही हो कि उनके सर पे पत्थर पड़ा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर कोई बात नहीं, वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठा सकता, मैंने मना कर दिया ना, लेकिन तुम टेंशन मत लो तुम्हारे लिए मैं काफी हूँ। और ये कह के वेंचिंग उसे 2 थप्पड़ लगाती है और ये देख के लिली कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और ये कह के वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी पर वेंचिंग उसके हाथों को पकड़ के मोड़ देती है और कहती है खबरदार अगर तुमने मुझसे पंगा लिया, अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना लिली। और तुम कैसे इन दोनों को ऐसे परेशान कर सकती हो, क्या तुम्हें कमजोरों के ऊपर ही अपनी ताकत आजमाने का शौक है? अरे तुम्हें परेशान करना हो तो मुझे परेशान करके दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और ये कह के वो लिली को गुस्से में देखती है और फिर लिली गुस्से में वहाँ से किनारे चली जाती है अपने दोस्तों के पास जहाँ पे हैरी और उसके और भी दोस्त बैठे हुए थे, ये सब विंग के क्लासमेट थे। तब जो वेंसिंग थी वो विंग के पास आती है और कहती है हे विंग तुम ठीक हो ना। तब विंग उसे देखता है और अपने हाथों से ही कहता है थैंक यू, आपका थैंक यू जो आपने हमारी मदद की। तभी जो वेंचिंग थी वो कहती है कोई बात नहीं विंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। और ये कह के वो विंग के ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है विंग तुम्हारे कपड़े पूरे खराब हो चुके हैं, आई थिंक तुम्हें जाके चेंज कर लेना चाहिए। तब विंग कहता हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। और विंग जा रहा था लेकिन जो उसके वाइट कलर का शर्ट उसने पहना हुआ था ना तो इसकी वजह से जो अंदर की मतलब उसकी बॉडी थी वो एकदम विजिबल हो रही थी क्योंकि विंग का कपड़ा गीला हो गया था इस वजह से। और विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे तो विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, वो कैसे यहाँ से जाएगा। पर विंग फिर कैसे भी कांपते उपते वहां से जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है रुको, और ये कह के वो विंग को रोकता है और अपनी शर्ट निकाल के विंग के ऊपर फेंक देता है और कहता है लो इसे पहन के जाओ, क्योंकि वांग जी ने टी शर्ट पहना हुआ था, टी शर्ट के ऊपर ऐसे ही जैसे स्टाइल के लिए उसने शर्ट डाल लिया था। तब वांग जी दे देता है और विंग उसे लेके वो अपने हाथों से घुमा घुमा के थैंक यू बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। और अभी विंग की आंखों में आंसू थे। तभी वेंचिंग आके बैठती है और वो शाय करती है। तभी जो
उसके दोस्त था शाओ शिनचैन। तब वो कहता है क्या हुआ वेंसिंग, तुम ऐसे शाय क्यों कर रही हो, जैसे लग रहा है तुम्हें कितनी थकान हो गई। तब वेंसिंग कहती है अरे यार मैं क्या ही बताऊँ, मुझे सच में विंग को देख के बुरा लगता है, वो बोल नहीं सकता और लोग उसे बुली करते हैं। अभी विंग की आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों में कितनी ज़्यादा दर्द थे। और एक तरफ देखो उसके नालायक भाई बहन जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने तो मुड़ के देखा भी नहीं विंग की तरफ कि विंग को क्या हुआ है, विंग ठीक है कि नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं देखा। वो लोग बस अपने में ही लगे हुए हैं। कमाल के भाई बहन है, ऐसे भाई बहन भगवान मुझे तो ना ही ने तभी बेहतर है। तभी उसका भाई मतलब जो शुआंग था वो हंसने लगता और कहता है ओ वेंचिंग, तुम कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे पास भी तो एक भाई है वेनिंग। तब जो वेंचिंग थी वो कहती हाँ है, लेकिन वो इन दोनों की तरह नहीं है डरपोक, वो मुझे बचा सकता है। तब वो लोग कहते हैं पर तुम्हारा भाई तो डरता है। तब वेंचिंग कहती हाँ वो मुझसे डरता है लेकिन और किसी से नहीं डरता है। और ये कह के वो फिर अपना खाना खाने लगती है और वांग जी बस उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ से विंग गया, पर वो कुछ नहीं करता है। वो फिर अपना खाना खाने लगता है और इधर में विंग को दिखाते हैं, विंग अपना ड्रेस चेंज करता है और वो बिना खाए जाके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। और उसे बहुत रोना आ रहा था, वो रो रहा था अपने बिस्तर पे सोए हुए ही, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। और इसी बात का तो गम है कि उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकलता है। तभी वांग जी अंदर आता है और वो देखता है कि विंग सोया हुआ है। ये देख के वो लाइट ऑन करता है। तब वो विंग के पास है कि तब देखता है विंग की आंखें बंद है लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तभी वांग जी कहता है विंग उठो, पर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। फिर वांग जी कहता है विंग उठो, मुझे पता है कि तुम सोए नहीं हो, तुम मुझसे नाटक करना बंद करो समझे। और ये कह के वो विंग को उठने के लिए फोर्स करता है। तभी विंग उठ के बैठता है और वो वांग जी को देखता है। तब वांग जी कहता है हाँ चलो फाइनली तुम उठ तो गए। और ये कह के वो उसके सामने एक पैकेट करता है। ये पैकेट देख के विंग हैरान था कि आखिर में ये क्या है, और वो फिर से इशारे में पूछता है कि आखिर में ये क्या है। तब वांग जी कहता है मैंने देखा था तुमने तुमने कैंटीन में कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और इसको खा लो। और ये याद रखना कि मैंने बस अपने नौकर का ध्यान रखा है समझे, तुम मेरा कल कपड़े धुल देना। तब विंग उस खाने को लेता है और फिर वो स्माइल करता है और वो कहते थे हाँ वो धुलेगा, मतलब इशारे में कहता है यार। तब वो मान जाता है कि हाँ वो धुल देगा और ये कह के वो स्माइल करता है और उन खाने को लेके खाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते क्योंकि उसके बस मॉम डैड थे जो उसे ऐसे खाना देते थे या फिर कुछ भी ला के देते थे, लेकिन उसके भाई बहन तो कुछ भी नहीं, सब धिक्कार है उनके ऊपर। और विंग फिर वो खाना खाता है और फिर वो सो जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। दूसरे दिन संडे था। तब विंग उठता है और वो पूरे रूम को अच्छे से साफ सुथरा करता है, वांगजी के कपड़े धुलता है, अपने कपड़े धुलता है और सब कुछ ले जाके अच्छे से सुखाता है। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में ड्राई करके लाता है क्योंकि उन्हें नीचे जाना पड़ता था। हॉस्टल के जो सबसे नीचे था ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर एक रूम में ढेर सारी वॉशिंग मशीन रखी हुई थी जहाँ पे सब लोग लाइन लगा के अपने कपड़ों को क्लीन करते थे। और विंग भाई संडे था तो और बच्चे सोते रहेंगे, पर विंग तो अपने टाइम से ही उठ गया था तो इसलिए वो जाता है फटाफट अपने कपड़े और वांगजी के कपड़े धुल के और साफ करके ला के रख देता है प्रेस करके। और इधर जो वांगजी था वो जब सो के उठता है, वो आज 11 बजे उठता है और देखता है कि बींग तो बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये देख के वो उठ के जाता है, फ्रेश होता है, फिर बाहर आता है और देखता है उसके कपड़े तो भाई चमक रहे हैं, उस पूरा रूम साफ हो चुका है। ये देख के वो कहता है तुमने पूरा रूम साफ कर दिया है क्या बींग। तब बींग वांगजी की तरफ देखता है और वो हाँ में सर नोट करता है। तब वांगजी कहता है चलो अच्छी बात है, और ये कह के वो अपना तैयार होता है और वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो विंग था वो वांगी को बस जाते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। मतलब बोल ही कह सकता है यार, वो कुछ भी नहीं पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या ही कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ नहीं। तब जो वांगजी था वो वहाँ से निकल चुका था और वहाँ से वो अपने घर की तरफ चला जाता। और जब वो अपने घर जाता है तब यहाँ पे एक अलग ही महाभारत छिड़ी हुई थी जो वांगजी को समझ में नहीं आती वो क्या ही करे। फिर से ये महाभारत छिड़ चुकी है। तब जो वांगजी था वो सामने देख रहा था और वो अपने मॉम डैड भाई को सबको बैठा हुआ देखता है और अंकल भी थे। तब वांगजी कहता है ये क्या चल रहा है अंकल। तब अंकल कहते हैं अरे वांगजी तुम क्या कह रहे हो, वैसे भी इस बार तुम्हारा लास्ट ईयर है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते देखे जाए, वैसे भी तुम अपनी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करने के बाद कंपनी संभालने वाले हो। तब वांगजी कहता है अंकल मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला हूँ, वो भी ऐसे वैसे बिल्कुल भी नहीं। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं वांगजी तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी कैसे करानी है, किससे करानी है, और मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर ही चूज करूंगा जिसके बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझे। और ये कह के वो स्माइल करते तब वांगजी कहता है हाँ छोड़ो मुझे ही क्या करना है, मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, और वैसे भी आप किसी को भी लाओगे ना मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं वांगजी तुम चाहे रिजेक्ट करो चाहे एक्सेप्ट करो, तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। तो
तुम तैयार हो। और ये कह के वो हंसते हैं और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। और इधर वांगजी कहता है मैं क्या करूं, और ये कह के वो फिर जाने लगता है। तभी कुनाल कहते हैं वैसे जो तुम्हारे साथ रूम पार्टनर है वो कैसा है, वो अच्छा है ना, मैंने उसे चूज किया था, वो शांत रहता है ना। तब वांगजी कहता है हाँ, आप किसी को भी मेरे रूम में लाके कर देते हो और मुझे परेशानी हो रही है। तब कुनाल कहते हैं पर तुम तो आए तो तुमने कोई भी ऐसी बातें नहीं की, तुम्हें परेशानी हो रही है। तब वांगजी कहता है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। और ये कह के वो वहां से चला जाता है वांगजी। और इधर जो अंकल दे और पूरी फैमिली थी वो लोग हंस रहे थे। और इधर इधर जो वांगजी था वो अपने रूम में आ चुका था और कहता हाँ मुझे क्या करना है, हाँ छोड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कह के वो बस चुपचाप सीलिंग को देखने लगता है। और वो आज नहीं जाने वाला है कॉलेज, क्योंकि अब कल सुबह ये मॉर्निंग में यहाँ मतलब जो वांगजी है उसकी फैमिली यहाँ पे इस समय आई हुई है आइलैंड पर, तो इसलिए वो यहाँ पे आ गया था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और इनका एक विला भी है, तो अंकल यहाँ पे रहते ही हैं। और इसके भाई और मॉम डैड आए थे तो ऐसे ही मिलने के लिए वो चला आया था। पर अब वो सुबह ही जाएगा कॉलेज में सीधा क्लास में। और इधर हमें विंग को दिखाते, विंग जाता है दोपहर का खाना खाता है, आ जाता है और रात में वो जाता है खाना खाता है और आता है। तब वो वांगजी का इंतजार करने लगता है। वांगजी का इंतजार करते हुए उसे 10 से 11 बजते, 11 से 12 बजते, लेकिन वांगजी आता ही नहीं। और विंग इंतजार करते करते वांगजी के बेड पे सो गया था, क्योंकि वो वांगजी का इंतजार करते हुए वांगजी के बेड पे ही बैठा हुआ था, इसलिए वो वहीं पे सो गया था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग का अलार्म बजता है, तब विंग की आंखें खुलती है, क्योंकि विंग 5 बजे नहीं उठ पाता, इसलिए वो अलार्म लगा के सोता है। जब विंग उठता है तब वो देखता है कि वांगजी आया ही नहीं। और विंग वांगजी के बेड पे है। ये देख के वो जल्दी से उठता है और फ्रेश होता है। उसे टेंशन हो रही थी कहीं वांगजी को कुछ हो तो नहीं गया, वांगजी कहाँ गया था, उसे तो कुछ बताया ही नहीं। और यही सब विंग सोच रहा था, पर अभी उसे कुछ नहीं पता है वांगजी के बारे में। और वैसे भी उन लोगों के पास फोन भी नहीं है कि वो लोग वो मतलब पूछ ले। वैसे भी वांगजी के वो क्लोज तो इतना है नहीं, लेकिन वो लोग रूम में तो रह रहे हैं ना। और रहते हुए उन लोगों को धीरे धीरे 4 से 5 दिन हो ही चुके हैं। तब विंग तैयार हो गया, अब वहां से निकलता है और अपनी क्लास में पहुंचता है। और विंग जो था वो नेहा सिंह के साथ एकदम लास्ट वाली बेंच पे बैठा हुआ था। और वहां पे बैठे हुए वो बस अपनी पढ़ाई कर रहा था। और टीचर वहां पे सब लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, पर विंग से नहीं पूछ रहे थे। तभी वहां पे जो हैरी था वो लिली का बदला लेने के लिए कहता है सर आपको विंग से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। आके विंग बैठा हुआ है, बस विंग से पूछना चाहिए। तब जो टीचर थे वो कहते हैं हैरी ऐसा बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि विंग बोल नहीं सकता, इसलिए तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। और ये कहने के बाद सर विंग को देखते हैं और पूरी क्लास हंसने लगती है, क्योंकि सब लोग यही तो चाहते थे सर यही बोले। और ये देख के जो हैरी था वो कहता है ऑफ कोर्स सर, मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। और ये कह के वो फिर से हंसने लगते हैं, पर विंग उन्हें इग्नोर करता है। और ऐसे ही विंग के जो भी क्लासेस थे वो होते हैं। और अभी ब्रेक हुआ था, पर विंग कैंटीन नहीं जाता है, वो चुपचाप चला जाता है। स्कूल के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो चुपचाप बस सामने देख रहा था। और वो कुछ आर्ट जो था वो बनाया जा रहा था, और बनाते हुए सामने देख रहा था। तभी वहाँ पे हैरी लिली और उनके गैंग आते हैं और वो लोग विंग को देखते हैं और कहते हैं फाइनली तुम हमें अकेले में मिल ही गए, सच में तुम्हारी वजह से लैन वांगी के हम टारगेट पे आ चुके थे। और अब कुछ नहीं, अब तुम जाओगे। और ये कह के वो लोग विंग को पकड़ लेते हैं। और विंग बस अपने माउथ से आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो एकदम धीमी सी आवाज होती है बस कि मतलब ऐसे ही एकदम धीमी सी, तो वैसे ही आवाज निकल रही जो आवाज कोई सुन नहीं सकता है। तभी जो लिली थी वो आती है और कहती है ओह तो तुम चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो, पर अफसोस तुम्हारी आवाज तो निकलने वाली नहीं है। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं और हंसते हुए वो लोग विंग को मारना स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिली उसको एकदम थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है और विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। और तब वहां पे हैरी आता और कहता है तुम्हारी वजह से लिली को इतनी डांट पड़ी ऑफिस में, पर आज हम सारा का सारा बदला लेंगे और सबूत तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैमरा नहीं है। और ये कह के वो हंसता है। और इधर जो विंग था वो बस रोते हुए उन लोगों को देख रहा था। और वो लोग विंग को मारते हैं, उसके पेट में भी पैर से मतलब लात मार देते हैं पेट में। और विंग को बहुत मारते हैं, जिससे विंग को ब्लड भी आने लगता है। और विंग को मार के वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और विंग वहीं पे पड़ा हुआ था और उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वहां पे उसके लिए कोई भी नहीं था, कोई इंसान नहीं था। और विंग फिर उठता है और उठने के बाद वो धीरे धीरे जाता है, एक वहां पे टैब लगा होता है जहाँ पे वो जाता है और अपने चोटों को साफ करता है, अपने शर्ट को साफ करता है। और फिर वो उसी शर्ट को पहन लेता है। और थैंक गॉड आज विंग ने ब्लैक पहना था शर्ट, जिसकी वजह से इस शर्ट पे कुछ भी नहीं दिखेगा। और विंग फिर क्लास में आता है और क्लास में आके वो सर नीचे करके बस चुपचाप बैठा रहता है। और नेहा सिंह विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, विंग का फेस देखने की कोशिश कर रहा था, पर विंग
नेहो सेंग से भी बात नहीं करता और जैसे क्लासेस खत्म होती है वैसे वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा वो रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो बिस्तर में सो चुका था। और इधर जब वांग जी आता है तब वो देखता है अरे विंग सो रहा है इतनी जल्दी। ये देख के वांग जी सोचता है उसे परेशान करने के लिए और वो विंग को बुलाने लगता है, विंग जाओ मेरे लिए पानी लाओ, विंग जाओ ये करो, पर विंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वांग जी सोचता है क्या ये सो गया सच में, ये अभी 1 घंटे पहले आया होगा कॉलेज से और इतनी जल्दी सो गया। ये सोच के वांग जी उसके पास जाता है और कहता है विंग विंग, और वो विंग को हिलाने लगता है और जब वो विंग नहीं उठता है तब वो विंग के ऊपर से जो उसका ब्लैंकेट था उसको हटाता है और जब विंग को देखता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि विंग पूरे पसीने में तरबतर था और उसकी बॉडी एकदम हीटअप हो रही थी, उसको फीवर हो चुका था और इसकी वजह से वांग जी को समझ में नहीं आता वो क्या करे। और तभी वो विंग का फेस देखता है, विंग के फेस पे इतने सारे चोट थे जो वांग जी को समझ में नहीं आते और वो तुरंत कॉल करता है जो यहाँ पे नर्सिंग था, मतलब इन वहाँ पे जो मतलब जो डॉक्टर थे उनके पास, और वो आते हैं कुछ टाइम में और वो विंग को दवा देते हैं और वांग जी को बताते हैं कि इनको बस जो इनका आई थिंक किसी ने बुली किया है और इसी वजह से इनको बुखार आया है। और वो विंग के हाथ पैर उसके चेस्ट मतलब सब जगह पे चोटें जो थी उसका दिखा दिया था वांग जी को। और ये मैं सोचना कि विंग को की बॉडी सोच के वांग जी के मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे क्योंकि अभी जो वांग जी का कंसंट्रेशन था वो बस विंग के चोटों पे था कि आखिर पे विंग को ऐसी चोटें कैसे लग गई। तब जो वांग जी था वो बस ये सब देख रहा था और इधर वो कहता है ये सब किसने किया, और ये देख के वांग जी को बुरा भी लग रहा था। और फिर डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं आप लगा देना ठीक है और पट्टी करते रहना। तब जो वांग जी कहता है ठीक है और वो विंग की पट्टी करने लगता है, उसको दवाइयाँ लगाता है और वहीं विंग के पास बैठा रहता है कुछ टाइम तक। और फिर वो कहता है इनके बारे में तो पता करना ही पड़ेगा, और वो कुछ टाइम तक विंग को देखता है और फिर वो कॉल करता है शाओ शिनचैन के पास और उसे कुछ बता देता है। और इधर शाओ शिनचैन भाई वो तो पहुंच चुका था नेहो सेंग के रूम में और नेहो सेंग उसे देख के डर जाता है क्योंकि ये सीनियर था और अभी जो नेहो सेंग जिनके साथ रह रहा है वो लोग फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट हैं जो अभी न्यू आए हैं, बस 1 महीना हुआ है। तब वो लोग भाई अपने डेंजरस सीनियर को देख के अपने क्लास में, क्योंकि वांग जी के जो गैंग है वो फेमस है कि ये सब रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनसे पंगा नहीं लेने का। तब जो जो शंख था वो उन लोगों को देखता है और उधर से जो उस विंग का दोस्त था उसे लेके जाता है नाहसेंग को और उससे पूछता है। तब नाहसेंग जो था वो विंग के बारे में बताता है कि हो सकता हो लिली और हैरी के ग्रुप ने ही उनको उसको बुली किया हो, और ये कह के वो विंग से मिलने के लिए कहता है पर जो शंख था वो मना कर देता है और इधर वांग जी को कॉल करके बताता है। तब जो शंख था उससे वांग जी कहता है उन सबको मेरे सामने लेके आओ ठीक है, और ये कह के वो फ़ोन कट करता है और विंग को देखता है और अच्छे से ब्लैंकेट उसके ऊपर डालता है और फिर वहाँ से चला जाता है विंग को छोड़ के और सब बाहर जाता है। तब वहाँ पे घुटनों के बल उनके जो पूरे ग्रुप थी वो बैठी हुई थी और ये देख के वांग जी कहता है ओह तो तुम लोगों ने ये सब किया है। तब वो लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, और ये कह के वो लोग बार बार ऐसे ही मिन्नतें करने लगते हैं। पर वांग जी जो था वो शुयांग शाओ शिनचैन वेंचिंग सब लोग आ चुके थे और वेंचिंग कहती है मुझे विंग से मिलना है, मैं विंग से मिलती हूँ। तब वांग जी कहता है वेंचिंग इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि विंग सो रहा है और उसे सोने दो, मुझे लगता है हमें विंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तब वेंचिंग कहती है हाँ हाँ तो तुम्हारी बात भी सही है वांग जी, पर मुझे टेंशन हो रही है विंग की, वो बेचारा वो भूल भी नहीं सकता है, बिना भूले उसे इतना इन लोगों ने टॉर्चर किया। अरे वो चिल्लाता तो लोगों को सुनाई भी देता लेकिन उसे तो उसकी आवाज कोई सुन भी नहीं सकता। तब वांग जी कहता है वेंचिंग तुम टेंशन मत लो, सब चीज का बदला लिया जाएगा, और ये कह के वो उन लोगों को मार लगा था। और वांग जी ऐसे उनको टॉर्चर कर रहा था कि उनको बस दर्द हो, निशान ना पड़े, बस उनको दर्द फील हो। और पता है ये टेक्निक मेरे पापा को आती थी जब वो पढ़ाई के लिए मेरे भाई को और मुझे बचपन में मारते थे। बस दर्द फील हो, चोट ना दिखे कहाँ पे चोट लग रहा है, बस दर्द फील हो, तो ऐसा वाला मार बस समझ लो वांग जी ने उन लोगों को दिया था ठीक है। और वैसे भी मुझे तो भाई कम ही पड़े हैं पर मेरे भाई को ज्यादा ही पड़े हैं कुछ। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, मेरी लाइफ की स्टोरी कभी मैं इत्मीनान से सुना दूंगी। तो चलो हम आगे देखते हैं। तब जो वांग जी था वो उसे ऐसे ही मार पड़वाता है, ऐसे ही उसे टॉर्चर करवाता है और इधर उन लोगों की हालत खराब हो जाती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था अपने बॉडी में। और फिर वहाँ से उन लोगों को जाने के लिए कह दिया था और सब लोग चले जाते हैं और प्लस उनसे कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ के
मतलब जो डॉक्टर है उनके पास गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर से टॉर्चर होने के लिए तैयार है ना, और इसीलिए डर की वजह से कोई जाने वाला भी नहीं था डॉक्टर के पास। तब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, अभी वांगजी आता है और विंग को चेक करता है और फिर वो जाता है अपने बेड पे बैठ जाता है, और तभी वो सोचता है कि अरे इतना टाइम हो गया और विंग ने पक्का दोपहर में भी सही से नहीं खाया होगा इन लोगों की वजह से, और वो ये सोच के तुरंत वहाँ से जाता है और जो कैंटीन के शेफ थे उनसे कुछ हल्के फूड, ऐसे ही लाइट फूड बनवाता है और उसे लेके रूम में जाता है और विंग के बेड के पास रख देता है और अपने बेड पे जाके सो जाता है। और विंग की आंखें खुलती है रात में 2 बजे, क्योंकि उसे भूख लग चुकी थी और उसका बुखार भी उतर चुका था, जिसकी वजह से उसको आराम फील हो रहा था। तब वो अब विंग उठता है और देखता है और वो पानी लेता है, वहीं पे उसके बगल में ही ग्लास में पानी रखा हुआ था, तब उसे पीता है और वो सामने देखता है कि एक बाउल रखा हुआ है। ये देख के वो उस बाउल को ओपन करता है और उसमें खाना था। ये देख के वांगजी के फेस पे स्माइल, मतलब विंग के फेस पे स्माइल आ गई थी और वो उसको खाता है और खा के फिर स्माइल करते हुए सो जाता है। और वांगजी सोया नहीं था, मतलब वो सो तो चुका था, लेकिन जब विंग उठा उसने खटपट थोड़ा सा किया तो वांगजी की आंखें खुल गई, क्योंकि वांगजी का पूरा ध्यान विंग में था। जैसे किसी की तबीयत खराब रहती है और उसका अगर ध्यान रखना रहता है तो पूरा कंसंट्रेशन उसी इंसान के ऊपर रहता है, तो जैसे ही आवाज होती है तो आंखें खुल जाती है अपने आप। तो ऐसे ही वांगजी के साथ हुआ, पर वांगजी ने जब देखा कि विंग निकाल के खा रहा है, वो स्माइल कर रहा था, वांगजी कुछ नहीं करता और वो बस विंग को ऐसे ही खाते हुए देखता है और स्माइल करता है और फिर वो भी सो जाता है। और इधर वांगजी अभी सो चुका था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जो वांगजी था वो उठता है और वो देखता है कि विंग अभी सो रहा है। ये देख के वो विंग को डिस्टर्ब नहीं करता, वो जाता है फ्रेश व्रेश होकर तैयार होता है और विंग के पास एक नोट रख देता है और विंग के लिए आज छुट्टी भी मांग लिया था वांगजी ने, क्योंकि विंग की तबीयत खराब है तो वो कैसे जाएगा। पर विंग जब उठता है तब वो देखता है कि वांगजी ने कहा उसके लिए छुट्टी ले लिया, पर विंग को छुट्टी नहीं लेनी थी, लेकिन उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। एक ही दिन के बुखार में उसे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, इसलिए विंग भी सोचता है कि हाँ ठीक है वो नहीं जाएगा, क्योंकि उससे भी चला नहीं जा रहा है, उससे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। ये सोच के वो फिर बैठ जाता है और फिर वहाँ पे वो देखने लगता है सामने, और वहीं पे दिन भर वो बैठ के जंगले के पास बिता देता है, ना वो खाने जाता है ना कुछ करने जाता है। और इधर वांगजी जब आता है रूम में तब वो देखता है कि विंग जो वहाँ पे विंडो वहाँ पे बैठे हुए पूरा दिन बिता दिया है। ये देख के वो जाता है विंग के पास और कहता है विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो ना। तभी विंग देखता और कहता है सीनियर। तब जो वांगजी था वो बस विंग को देखता है, क्योंकि उसके मन की आवाज़ वांगजी तो नहीं सुन सकता है ना, ये सोच के। तब जो विंग था वो उसे देखता है और वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। तब वांगजी कहता है अरे विंग तुम बैठो, देखो मुझे पता था तुम खाने के लिए नहीं आया, मुझे नहर ने बताया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ, ये खा लो। और उसमें नूडल्स थे और वो विंग को दे देता है और विंग उस नूडल्स को खाता है, लेकिन उसमें यार बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। वो टेस्ट लगता जैसे लग रहा था किसी ने बस प्याज लहसुन और नमक डाल के विंग के सामने परोस दिया, लो खा लो विंग, ये अच्छा लगेगा। पर विंग को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन विंग कैसे भी करके खाता है और खाने के बाद वो अब उसको बाउल को किनारे कर देता है। फिर जो वांगजी था वो कहता है तुम्हारी तबीयत कैसी है, और ये कह के वो विंग की बॉडी को टच करके उसके फोरहेड को उसके नेक को सब कुछ देख के वो टच करके देखने लगता है कि विंग ठीक है कि नहीं है। और विंग की बॉडी बहुत ठीक हो चुकी थी। ये देख के वांगजी कहता हाँ तुम्हारी बॉडी ठीक हो चुकी है, पर विंग को तो यार अलग ही फील हो रहा था, वो बस वांगजी को देख रहा था। और ऐसे ही अब दिखाते हैं विंग ठीक हो चुका था और वो कॉलेज अटेंड करने लगा था, और हर जगह भाई अब फैल चुका था कि जो विंग है उसकी उसकी जो रक्षा है वो वांगजी करता है। अगर विंग को किसी ने बुली किया तो वांगजी उसे पनिश करेगा। तो ये बातें फैल चुकी थी, तो इसलिए अब विंग के पास कोई नहीं आ रहा था। और ऐसे ही इनके जो 3 महीने थे वो ऐसे ही कभी बुली होता था कभी अच्छे से रहता था, मतलब ऐसे ही 3 महीने बीत चुके थे और वांगजी और विंग बहुत अच्छे से एक रूम में एक साथ रहते थे, जैसा लगता था कि ये दोनों फैमिली ही है। और आज जो वांगजी था वो बैठा हुआ था और आज एक बहुत बड़ा शापा हो जाता है वहाँ पर। जो फेंसिंग थी वो आती है और वो आने के बाद खड़ी हो जाती है वांगजी के सामने, और वांगजी उसे ऊपर से फेंसिंग नहीं यार यानली खड़ी हो जाती है और वो वांगजी को देखती है और वांगजी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है और वो अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। तभी यानली उसके पास जाती है और कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि लैन वांगजी और जो फेंसिंग है वो एक ही ईयर में है, बस उनकी क्लासेस कोर्स के हिसाब से अलग अलग है। तब वांगजी उसकी तरफ देखता है और वो एकदम
टेढ़ा हो गया, मतलब जैसे लग रहा था कि इस वांगजी के अंदर कितना ज़्यादा घमंड भरा है। तो ऐसे ही वो बैठ जाता है और कहता है, जी बोलिए मिस यानली, आपको क्या बोलना है मुझसे। और ये कहते हुए वो अपने हाथों में जो जूस का ग्लास था उसे हिलाने लगता है। तभी जो यानली थी वो भाई अपने घुटनों पर बैठ चुकी थी और अपने हाथों में एक रोज लेके वांगजी को प्रपोज करती है, वांगजी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांगजी, प्लीज तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तभी वांगजी उसे देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, ओह मिस यानली, मुझे लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, समझी। तब यानली कह रही है, पर मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तब वांगजी कहता है उसके हाथों से वो फूल लेके कि रियली आप मुझे पसंद करती हो लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करता। और ये कह के वो उस गुलाब के फूल को तोड़ता है, नीचे रखता है और उसके ऊपर अपने जूतों से मसल देता है। और तभी वहाँ पे विंग भी पहुँच चुका था और जब विंग वहाँ पे पहुँचा था तब ये सब कारनामा हो रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है, गेट लॉस, मैं तुम जैसी लड़की से क्यों ही प्यार करूँगा, मेरा और तुम्हारा स्टैंडर्ड ही क्या है। तब जो यानली थी वो कहती है, मेरा और आपका स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप मेरी बातों को समझिए। तब वांगजी कहता है, देखिए मिस यानली, मैं आपसे अभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर ऐसे ही तमाशा करेंगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक लैन वांगजी ने इतने तमीज़ से किसी भी लड़की से बात नहीं की है जिसने उसे प्रपोज किया है, समझी। और ये कह के वो देखती है। तभी जो श्विंग था वो कहता है, देखिए आपको चले जाना चाहिए, अभी वांगजी आपसे बदतमीजी करेगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। तब यानली कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ लेती है और वांगजी को जैसे टच फील होता है वैसे ही तो उसकी आंखें रेड हो जाती है और वो यानली को गुस्से में धक्का दे देता और कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे हाथों को टच करने की। और ये कह के जोर से चिल्लाता है। तभी जो यानली थी वो थोड़ी थोड़ी डर जाती है और वो सामने देखने लगती है। तभी वहाँ पे जियाचन आ जाता है और कहता है, मिस्टर लैन आप मेरी बहन से ऐसी बातें नहीं कर सकते, मेरी बहन आपसे प्यार करती है। तब वांगजी कहता है, पर मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, उसे मेरे नज़रों से दफा करो। और ये कह के वो जोर से चिल्लाता है और वांगजी के भाई जोर से चिल्लाने से ही ये लोग डर चुके थे और डर की वजह से अब ये लोग किनारे हो जाते हैं। और इधर विंग देखता है लेकिन वो अपने पैरों को दबा के वो चला जाता है न्याओ सेंग के पास, क्योंकि वो अगर यहाँ खड़ा रहेगा ना तो उसके भाई बहन आके उसके ऊपर ही सारा गुस्सा निकाल देंगे। तो इसलिए वो चला गया था वहाँ से किनारे। और इधर वांगजी देखता है विंग को वहाँ से जाते हुए तो वो भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि जो वैनसिंग है वो विंग के भाई बहन के बारे में उसे बताती रहती है, उसके भाई बहन कैसे हैं, विंग के साथ कैसे बातें करते हैं, क्योंकि कभी कभी वेंचिंग भाई जहाँ पे नहीं पहुँच चाहिए वहीं वेंचिंग पहुँच जाती है। तो इस वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। तो अरे यार मैं बीच बीच में भाई भाई बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर करना यार। मैं अपने क्या बताऊँ, मैं अपने कज़न से और अपने ब्रदर से बातें करती हूँ ना तो वो एकदम मुझे लड़कों की तरह ट्रीट करने लगे हैं, मतलब करते थे पहले भी लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही है। तो इस वजह से मेरे मुंह से भी भाई भाई निकल जा रहा है, तो इग्नोर करना, ठीक है। तब वो लोग अब ऐसे ही फिर शांति से लाइफ बीतने लगती है। और इधर जो यानी थी वो बस वांगजी को घूरती थी पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वांगजी उसे भाव ही नहीं दे रहा है। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था वो भी अब शांति से बस यानली के सामने वांगजी से दूर रहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसे भी मार पड़ेगी। और वांगजी की वजह से एक बार विंग को मार पड़ भी चुकी थी, क्योंकि यानली ले जाकर विंग को थप्पड़ थप्पड़ मारती कि तुम्हारी वजह से लैन वांगजी ऐसे कर रहा है, तुम म्यूट हो, इसी वजह से उसे शर्म आ रही है मुझे एक्सेप्ट करने में, ये वो मतलब वो सारा का सारा भांडा ले जाके विंग के ऊपर ही फोड़ दी थी मटका। और विंग को मार पड़ी थी। तब विंग आता है रूम में, तब वांगजी ने देखा था कि विंग को मार पड़ी है और ये देख के वांगजी को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कुछ नहीं बोला था और तब यहाँ वांगजी को पता चला था कि ये सब उसकी बहन ने किया। ये सोच के वो मतलब सुन के एकदम गुस्से में आग बबूला हो चुका था और वो जाने लगा था यानली से बदला लेने के लिए। लेकिन वांगजी को विंग ने मना कर दिया कि आखिर में वो उसकी बहन ही है, तो वो अपनी बहन के लिए ऐसे ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकता है। वो अपनी बहन से प्यार करता है, भले ही उसकी बहन उससे प्यार ना करती हो। और ये सुन के वांगजी कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें ऐसे लोगों के लिए बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोग बस तुम्हारा ही फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचेंगे विंग, कभी भी नहीं। और ये कह के वो विंग को समझाता है लेकिन विंग उसकी बातें समझता ही नहीं है। तब वैसे ही अब दिन बीतने लगे थे और इधर वांगची और विंग एक दूसरे के थोड़ा सा
थोड़ा ज़्यादा ही करीब आ चुके थे, क्योंकि वांग जी को विंग बहुत अच्छा लगने लगा था, या फिर पहले से लगता था, ये तो आगे ही पता चलेगा। तब जो विंग था वो अभी बैठा हुआ था, वो पढ़ाई कर रहा था, तभी वांग जी उसके पास आता और कहता है विंग। तब विंग उसको देखता है और वो वांग जी को देखते हुए इशारा करता है कि क्या हुआ। तब वांग जी उसके हाथों को पकड़ता है और उसके हाथों पर किस करता है और कहता है विंग, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तब विंग उसे देखता है और कहता है हाँ बोलिए। तब वांग जी कहता है विंग, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कैसे प्यार करने लगा। और ये कह के वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वांग जी ड्रिंक करके आया था। और ये देख के विंग तो भाई एकदम शॉक था, वो बस जगाने की कोशिश कर रहा था हिला हिला के, लेकिन वांग जी उठता ही नहीं है। ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसका दिल एकदम धक धक होने लगा था, क्योंकि विंग भाई क्लियर है कि विंग पसंद करता है वांग जी को, क्योंकि आज तक उसके मॉम डैड के सिवा ऐसा केयर किसी ने नहीं किया है जैसा केयर वांग जी करता है विंग का। तो इसीलिए विंग अपनी तरफ से क्लियर है। लेकिन वांग जी आज बोलने वाला था, लेकिन वांग जी सो गया। ये देख के उसको पूरा का पूरा डिसअपॉइंट हो चुका था, लेकिन विंग क्या ही कर सकता है। इस वजह से वो शांत हो गया था, वो बस वांग जी को देख रहा था सामने खड़ा होके। और हमें दिखाते हैं अब सीन शिफ्ट करके सीधा मॉर्निंग का। वांग जी उठा है, उसका सर भारी हो चुका था, और थैंक गॉड विंग लेमन वाटर लेके बैठा हुआ था, जो वो देता है वांग जी को पीने के लिए, और वो चेयर लगा के बैठा भी हुआ था। तब वांग जी लेता है और कहता है थैंक यू विंग। तब जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं, मतलब इशारा ही करता है। तब जो वांग जी था वो उसको पीता है, और फिर उसके बाद वो सामने देखता है और कहता है क्या 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 मैंने कोई गलत हरकत की थी। तब विंग अपना सर से मना कर देता है कि नहीं, तुमने कोई भी गलत हरकत नहीं की थी। तब वांग जी कहता है ओह थैंक गॉड विंग, एक्चुअली जब मैं ड्रिंक करता हूँ ना तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। और ये कह के वो ऐसे ही कह देता है। तब जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं, और ये कह के वो उठता है और वहाँ से चला जाता है। और हमें अब दिखाते हैं ऐसे ही इनके 6 महीने बीत चुके थे, और वांग जी और विंग एक साथ रहने लगे थे। पर अभी जो वांग जी था उसने अभी तक फिर से लव कन्फेस नहीं किया, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता था कि वो विंग का बॉयफ्रेंड है। मतलब ऐसा लगता था सबको कि विंग और वांग जी के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन वांग जी से पूछो तो वांग जी कहता था नहीं भाई, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वो दोनों बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। और विंग से जब पूछा जाता था तो विंग ना फ्रेंड्स बोलता था ना बॉयफ्रेंड बोलता था, वो कुछ भी वो मतलब लिख के कुछ नहीं देता था। और इधर जो अब छुट्टियों की टाइम आ चुकी थी, क्योंकि अब यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ने वाली है, क्योंकि समर वेकेशन होने वाला है, गर्मी पड़ेगी। और ये समुद्र के किनारे हैं, भले ही ये पानी से भरा हुआ है सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी में 2 महीने की छुट्टियाँ दे दी जाती है सबको। तब जो विंग था वो अपने सामानों को पैक कर रहा था, क्योंकि अब उसे घर जाना था। और इधर वांग जी भी अपने सामानों को पैक कर रहा था। तभी वांग जी कहता विंग तुम जा रहे हो क्या, तुम्हें मुझे मेरी याद आएगी। तब विंग उसको देखता है और कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी। तब जो वांग जी था वो कहता है रियली तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। तब वांग जी की बात सुनकर विंग एक नोट में लिख के देता हाँ, उसे वांग जी की बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। तब वांग जी कहता हाँ चलो अच्छा है, मुझे लगा तुम्हें मेरी याद आएगी तब मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। लेकिन विंग इसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि उसके फादर गेट पे आ चुके थे। और विंग वहाँ से अपने बैग को उठाता है और वांग जी को एक बार देखता है और बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। और वांग जी जब देखता है विंग वहाँ से चला गया, तब वो अपनी ड्रॉर को ओपन करता है जहाँ पे वांग जी पड़ा था, और उसके अंदर विंग की जितनी भी सारी चिट थी, जितना भी विंग ने वांग जी से बात किया था, वहाँ पे सारी की सारी चिट वांग जी ने रखी हुई थी। और वो सारी चिट वो एक बॉक्स में भरता है और उन्हें लेके वो कहता है विंग मेरे पास तुमसे बात करने का कोई भी जरिया नहीं है, लेकिन तुम मेरी फांसी रोको, मैं इन्हीं चीज़ों से तुम्हें अपने पास महसूस करूँगा। और वो उन सारी मतलब जो नोट्स थे उन्हें अपने पास रख लेता है, और फिर वो भी अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और इधर वांग जी निकलता है, और इधर जो विंग था वो यानली और जियानचन के साथ निकल चुका था। और जियानचन यानली तो उसे देख के मूवी बनाते। और जब विंग और इसके भाई बहन सब लोग पहुँचते हैं घर पे, तब वहाँ पे जो मिसेस लान थी वो तो दौड़ते हुए सीधा विंग के पास आते हैं और कहती हैं बेबी तुम ठीक तो हो ना बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही मिस किया। तब जो विंग था वो कहता है मॉम, मतलब वो इशारा करता है मॉम आई लव यू, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और ये कह के वो दोनों गले लगा लेते हैं। तभी जो जियानचंद था यानी थी वो दोनों मुंह बनाते हैं, कहते हैं हाँ। फिर से इन दोनों का शुरू हो गया। तभी मिस लैन मतलब मैडम यू दूर होती है और फिर वो उन दोनों को भी गले लगा लेती है। और
फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं और विंग भी अपने रूम में जाता है और वो वांग जी को ही बस याद करे जा रहा था। और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं वांग जी का। वांग जी अपने घर पहुंच चुका था और वहां पर उसे कहा जाता है, वांग जी तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। तब वांग जी कहता है, क्या, व्हाट द फक, ये क्या है, मेरी शादी। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती, ऑफ कोर्स वांग जी, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और हम तुम्हारी शादी कराने वाले हैं और तुम इस शादी से भाग नहीं सकते हो। अगर तुमने भागने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम इसके नतीजे झेलने के लिए तैयार रहना। तब जो वांग जी था वो कहता है, मॉम आप लोग ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं शादी नहीं कर सकता मॉम, बिल्कुल भी नहीं। तब शिजान आता है और शिजान कहते हैं, वांग जी तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि तुम जानते हो ना, मेरी शादी मॉम डैड की मर्जी से होनी थी और तुम्हारी शादी अंकल की मर्जी से। ये डैड ने बचपन में एग्रीमेंट साइन किया था और इस पे तुम ही तो सबसे ज्यादा खुश हुए थे। तब भांग जी कहता है, पर मुझे लगा था अंकल मेरी शादी के लिए कभी भी ऐसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है भाई। तब जो वांग जी था, वांग जी की बातें सुन के शिचान कहते हैं, वांग जी इसमें मेरा कोई भी मैटर नहीं और उस पर तुम्हारे भी साइन है, देखो अंकल के फादर पे तुम्हारे तीनों लोग के साइन है, तुम तीनों पक्के बिजनेस मैन हो ना, तो इस वजह से। और ये कह के वो हंसने लगते हैं और इधर वांग जी कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं मॉम मैं शादी नहीं कर सकता, आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दोगी मॉम, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब मिसेस लैन कहती है, वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या, कि मैं अपने बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय करूंगी, रियली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय कर लूंगी। तब वांग जी कहता है, मॉम मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं ये सब नहीं कहना चाहता, मैं क्या बताऊँ मॉम। लेकिन वहाँ पे उसकी कोई भी नहीं सुनता और वांग जी कुछ समय अपने रूम में चले जाता और वहाँ जाने के वो चिल्लाने लगता है, वहाँ के जो लाइट्स थे उन्हें फोड़ देता है, जो वहाँ पे पॉट्स रखे होते उन्हें तोड़ फोड़ देता है और अपने जो विंडो पे पर्दे लगे होते उन्हें खींच के गिरा देता है, मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ मचा देता है। और ये सारी आवाजें बाहर तक आ रही थी। तभी शिचान कहता है, मॉम मुझे लगता है वांग जी की शादी से पहले वांग जी का रूम साउंड प्रूफ बनवाना पड़ेगा, नहीं तो हमें ही दिक्कत होगी। तब मिसेस लान कहती है, ऑफ कोर्स हमें बनवाना ही पड़ेगा, देखो वो कितना ज्यादा तोड़ फोड़ कर रहा है। तब शिचान कहते हैं, हाँ मॉम सही कह रहे हो, वैसे भी अंकल अपने जिद से हटने वाले हैं नहीं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कह के वो शांत हो गए थे क्योंकि अंकल आने वाले थे 2 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते बाद वांग जी की शादी हो जाएगी भाई, उसकी तो अब कहानी खत्म। तब इधर हमें दिखाते हैं वांग जी कुछ टाइम तक अपने रूम में ही रहता है, लेकिन फिर वहां से निकलता है और वो वहां से निकल जाता है। और वांग जी बहुत ज्यादा स्मार्ट था, उसने विंग का एड्रेस भी ले लिया था और वो पहुंच जाता है विंग के घर के सामने और वो विंग का घर देखता है। और विंग का घर भी बड़ा था, ऐसा छोटा मोटा घर नहीं था, बड़ा ही घर था। तब वो देखता है और कहता है, विंग कहाँ होगा, विंग कहाँ होगा, विंग कहाँ होगा। और ये कहते हुए वो विंग के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है कि विंग कहाँ होगा, विंग कहाँ होगा। लेकिन उसे विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, वो बस सामने देखे जा रहा था। तभी उसे टेरेस पर दिखाई देता है कि वहां पर जो विंग है वो खड़ा है, वो छत पे खड़ा है। ये देख के वो तुरंत देखता है विंग को और वो धीरे से नीचे से आवाज करता है, हे विंग, विंग विंग, हे हे हे, क्या तुम मुझे देख रहे हो विंग, हे विंग। और वो ऐसे धीरे धीरे आवाजें कर रहा था और विंग को जो थोड़ी थोड़ी आवाज आती है कि कोई उसे बुला रहा है क्या। क्योंकि जब कोई हमें बुलाता है, ऐसे हम शांति में खड़े होते हैं और कोई हमें बुलाता है तो हमें लगता है कि हाँ कोई तो बुला रहा है। तब इधर उधर देखने लगता है छत के नीचे कि आखिर में कौन मुझे बुला रहा है। और ये देखते हुए वो देखता है एक तरफ कि ये कौन है। तभी वो अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है और देखता है वांग जी यहाँ पर। और वो वांग जी को देख के तुरंत नीचे भागता हुआ जाता है और जब वो उसके रूम मतलब जो हॉल था वहां से पास होता है तब उसकी फैमिली पूछती है विंग से, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग इशारे में बताता है कि वो जा रहा है बाहर वॉक करने के लिए, उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तब भाई फैमिली भी जाने देती है कि हाँ तुम जाओ अच्छे से वॉक कर लो। और ये कह के वो लोग विंग को जाने देते हैं। और इधर जो विंग था वो वहां से निकल चुका था और वो जब बाहर जा रहा तब वांग जी उसे देखता है और उसे देख के वांग जी को अपने ऊपर कंट्रोल लेता और वो तुरंत गले लगा लेता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो विंग को तुरंत लिप्स पर किस कर लेता है और विंग को एकदम बहुत बहुत सॉफ्ट तरीके से वो किस करता है और विंग को ये अच्छा लगता है। और फिर वो दूर होता है और वो विंग को देखता है, लेकिन वो फिर से कंट्रोल नहीं कर पाता और इस बार का किस बहुत ज़्यादा ही उसका हार्ड हो चुका था और विंग को बहुत ही रफली तरीके से वो किस करता है और विंग के लिप्स पर कट भी मार देता। और विंग की जब सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी तब वांग जी रुकता है और वो सामने देखता था। वो कहता है, आई एम
सॉरी विंग, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें किस कर लिया। तब विंग अपने हाथों से कहता है कोई बात नहीं। फिर वो पूछता है क्या हुआ है, क्योंकि अभी जो वांगजी है वो थोड़ी बहुत जो विंग की चीज़ें हैं वो समझने लगा है कि विंग क्या बोलने की कोशिश करता है। तब जो विंग था वो कहता है क्या हुआ है, तब वांगजी कहता है कुछ कुछ नहीं विंग, मुझे मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी विंग। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है। वो ऐसे ही कुछ टाइम तक रहता है और फिर विंग कहता है चलो मेरे साथ, और ये कह के वो गेट से बाहर लेके जाता है। और बाहर ले जाने के बाद वो दोनों अब सड़क पे ऐसे ही वॉक करने लगे थे और वांगजी उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। और वो सोच रहा था क्या वो विंग से बोल दे कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता है। अगर उसने बोल दिया और उसके अंकल ने शादी नहीं होने दी तब वांगजी क्या ही करेगा। वांगजी कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। और ये सोच के वांगजी के आंखों में आंसू आ चुके थे। वो अभी बस विंग को देखे जा रहा था, बस चुपचाप एक टक विंग को देख रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता। और फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा शादी वाले दिन का। उस दिन वांगजी एकदम तहलका मचा के अपने घर में रखा हुआ था कि उसे शादी नहीं करनी है, पर कुरैन अपने बात पे कायम थे। और वो दिखाते हैं वांगजी को कॉन्ट्रैक्ट कि तुमने निशान किया है वांगजी, और अगर तुम नहीं माने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर तुम जिसको भी पसंद करते हो मैं उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। तुम जानते हो मेरी पावर कि मैं उन लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इस वजह से वांगजी मान जाता है, क्योंकि वांगजी के पास पावर नहीं है। वो ऐसे अपने अंकल से लड़ नहीं सकता, पहले उसे पावर लेनी होगी और ये शादी करनी है। ठीक है वांगजी कर लेगा, लेकिन कभी भी अपनी वाइफ का जो दर्जा है वो उस लड़की को कभी नहीं देगा, वो उसको कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, वो अपनी फैमिली कभी मानेगा ही नहीं। और ये लोग भी क्या सोचते हैं कि वांगजी यहाँ रहेगा, नहीं, वांगजी शादी के बाद ही यहाँ से चला जाएगा बहुत दूर, जहाँ पे उसे कोई ना ढूंढ पाए। और ये सोच के उसने पूरा प्लान बना चुका था वांगजी। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा वेडिंग हॉल का। वेडिंग हॉल में वांगजी खड़ा हुआ था और वो बस सामने देखे जा रहा था, बस चुपचाप सामने देख रहा था। और वहाँ से अब जो ब्राइड है वो अकेले ही अंदर आ रहे थे। ये शादी ट्रेडिशनल वे में होने वाली थी। तब जो ब्राइड थी उसके फेस पे एक मास्क था, मतलब ऐसे उसका फेस पूरा ढका हुआ था वेल से। तब वो अंदर आती है और अंदर आने के बाद वो सीधा सीधा चलने लगती है और सीधा चलते हुए जा रही थी। और वांगजी के फेस पे एक वेल डाला हुआ था, दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। और फिर वहाँ पे रिचुअल्स स्टार्ट हो जाती है और दोनों अपने अपने रिचुअल्स करते हैं, जो भी वहाँ पे मॉन्क कहते हैं। वो सारे रिचुअल प्रीस्ट, यार मॉन्ग नहीं, प्रीस्ट जो कहते हैं, वो सारे रिचुअल्स वो लोग फॉलो करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अब लास्ट में उन्हें कहा जाता है एक दूसरे को टी सर्व करने के लिए, दोनों टी पियेंगे एक दूसरे के हाथों से और फिर इनकी शादी लॉक हो जाएगी किसके बाद। तब जो वांगजी था वो विंग की तरफ टी बढ़ाता है और विंग भी उसे टी देता है और फिर किस करने की बारी आती है। तब जो विंग का बेल था उसे उठाया जाता और वांगजी का बेल उठाया जाता और वहां पर तीन तीन लोग, चार लोग शॉक हो गए थे, तीन लोग नहीं चार लोग शॉक, चारों लोग देख रहे थे बस एकदम शांति से, कोई भी आवाज नहीं, बस एक दूसरे को घूर रहे थे। और जब वांगजी अपने सामने बींग को देखता है तब जो वांगजी की आंखों में आंसू थे, वांगजी जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करता और वो बींग को देख के वो सीधा बींग को किस कर देता। और भाई इतने तगड़े से वो किस किया था कि जो प्रीस्ट थे वो भी कह रहे थे शादी लॉक हो चुकी है, अब आप अपनी ब्राइड को छोड़ सकते हैं। लेकिन वांगजी छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस किसी करने लगा था। और इधर इधर किस के बाद एक अलग ही बवाल चल रहा था, क्योंकि विंग तो स्माइल कर रहा था वांगजी को देख के, और इधर जो वेंचिंग थी वो एकदम मतलब वेंचिंग नहीं यार, यानदी जा चुकी थी एकदम सदमे में। और हमें यहाँ से सीन फ्लैश बैक में लेके जाते हैं जब विंग को बताया गया कि उसकी शादी होने वाली है, उसको तैयार रहना। तब विंग ने मना किया, लेकिन उसके फादर ने समझाया विंग हम तुम्हारे भलाई चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारी शादी तय करी, हमारी बात मानो। तब विंग वैसे ही भोला वाला सीधा साधा बच्चा था तो वो मान गया था और उसने सोच लिया था कि वो वांगजी से दूर हो जाएगा। और वैसे भी वांगजी ने उसे किस भी कर दिया था उसी दिन, उसके फादर ने कहा था। और वो छत पे जाके यही सब सोच रहा था, लेकिन जब वांगजी ने उसे किस किया उसे अच्छा लगा और विंग ने सोच लिया कि यही उसका वांगजी से आखिरी अलविदा किस होगा, इसलिए वो बस शांत रहा था उस दिन। लेकिन आज उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके फादर ने कितना अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन तभी वहाँ पे ढेर सारे बर्तन, मतलब ऐसे ग्लास रखे हुए थे जिसमें ड्रिंक करके ऐसे ही बनाया हुआ था माउंटेन टाइप में। तब वो गिरने का आवाज आता और बहुत जोरों से आवाज होता है, जिसकी वजह से सब लोग उस तरफ देखने लगे थे और विंग और वांगजी भी देखने लगे थे। और वहाँ पे जो याली थी वो चिल्लाती और कहती है ये नहीं हो सकता यार वांगजी, तुम इस लड़के से शादी करोगे, ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें ये म्यूट लड़का पसंद है। तब वांगजी कहता है देखो वेंचिंग तुम मेरे
हस्बैंड की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पनिश करूँगा, ये याद रखना। और ये कह के वो देखता है, तभी फैमियान अपनी बेटी को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं यानी शांत रहो, तुम अपने भाई की खुशी देख नहीं सकते हो। तब यानी कहती पर डैड ऐसा कैसे हो सकता है, एक म्यूट इंसान की शादी लैंड मांग देते हैं। तब वहाँ पे वेंची को उसकी मॉम डांटती हैं, उसके फादर डांटते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, और जियान भी कहता है शीजे चुप रहो, जो हो रहा है वो चुपचाप होने दो। तब इस चीज़ पे वो भी चुप हो गई थी, क्योंकि हर बार जियान उसकी साइड लेता है, लेकिन आज जियान उसकी साइड नहीं ले रहा है, बल्कि विंग को ऐसे देख के वो खुश हो रहा है। और हमें अब दिखाया जाता है जब विंग वहाँ से जाने लगा था, तब जो जियान था वो विंग के पास आता है और विंग को गले लगाता है, और पहली बार वो ऐसे स्माइल करके विंग को देख रहा था और विंग को भी अच्छा लगा था। तब जियान कहता है देखो विंग, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी बिहेव किया उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें एक पावरफुल इंसान बनाना चाहता था, मैं चाहता था तुम अपनी कमजोरियों से लड़ो, और आज तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब से वांग जी का काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला आएगा, लेकिन अब आ चुका है तो मैं खुश हूँ। और ये कह के वो बस विंग को गुड ब्लेसिंग्स देता है और फिर वहां से किनारे हो जाता है। और ये सब देख के यानली को गुस्सा आता है कि जॉनसन उसके साथ डबल फेस था, वो विंग को भी ऐसे ट्रीट करता था और उसे भी, और उसे गुस्सा आता और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और इधर जो विंग था वो वांगजी के साथ वांगजी के घर पे आ चुका था, और इधर वांगजी अपनी पूरी फैमिली को देख रहा था। तभी सिचान कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम अब क्या विंग से डिवोर्स लेना चाहते हो? अगर तुम डिवोर्स लेना चाहते हो तो तुम टेंशन मत लो, मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तब वांग कहता गगा आप क्या बकवास कर रहे हो, लैंड फैमिली में डिवोर्स नहीं होता है। तब जो सिचान थे वो कहते ओह वांग जी, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हें डिवोर्स लेना है। तब वांग जी कहता गगा वो पुरानी बात है, रात गई बात गई, और मैं अब विंग के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में लेके जाता है और उसे बैठाता है, और वो विंग को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था और कहता है विंग आई लव यू सो मच विंग, मैंने तुम्हें पहले दिन से ही प्यार कर लिया था, जिस दिन मैंने बास्केटबॉल कोर्ट में देखा था। तब विंग उसे देखता है और वो कहता है, मतलब वो फिर जल्दी से पेन और पेपर ढूंढने लगता है। तब जो वांग था वो कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मुझे भी तुम्हारी अब ये जो बात करने का स्टाइल है ये मुझे आता है, तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, बताओ मैं क्या पूछूं। तब विंग अपनी जो भी कन्वर्सेशन होगी वो भी अपने हाथों से ही करने वाला है। तब विंग पूछता है पर तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो, मैं तो एक म्यूट इंसान हूँ। तब वांग जी कहता विंग तुम भले ही म्यूट हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और ये कह के वो गले लगा लेता है और कहता है विंग मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और ये कह के वो अपने पास से एक ड्राइंग निकालता है और वो विंग के सामने रख देता है, और विंग उस ड्राइंग को देखता है, तब वो हैरान हो जाता है और वो एकदम घूर घूर के वांग जी को देखने लगा था। और वांग जी कहता है विंग ऐसे मत घूरो मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हारे साथ था, याद करो। तब हमें यहाँ से फ्लैश बैक दिखाया जाता है, बस विंग और वांग जी की 2 मिनट की मीटिंग थी। मीटिंग नहीं यार, जैसे बचपन में जब वांग जी 5 साल का था और विंग जो था वो 3 साल का था, तब वांग जी और विंग एक दूसरे से मिले हुए थे। वहाँ पर वांग जी अभी जा रहा था अपने घर, लेकिन अभी उसको अपना घर का रास्ता नहीं पता था, क्योंकि वो लोग यूएस से चाइना बहुत जल्दबाजी में शिफ्ट हुए थे, और वो यहाँ पे आया था और खेलते खेलते वो कहीं और निकल आया था, लेकिन उसको अपने घर का एड्रेस पता था, तो इसलिए वो अपने घर जाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था। और जब वांग विंग को पता चला कि मतलब वो जब पूछा ऐसे बच्चे को रोते हुए देख के, तब वांग जी ने अपना एड्रेस बताया, तब विंग ने उसे एक ड्राइंग दी थी और कहा था तुम टेंशन मत लो, तुम अपने घर पहुंच जाओगे, लिख के ही बताया था उस पर। और फिर वो वांग जी को लेके गया था, क्योंकि जो विंग का घर था उसी से 4 घर दूर वांग जी का घर था, तो इसीलिए वो उस घर पे लेके चला गया था वांग जी को। और वांग जी भाई उसकी फैमिली फिर और सेटल होने लगी, यहाँ पे उनके सारे बिजनेस आ गए, तो वो लोग दूसरी जगह विला ही ले लिए, दूसरी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच लोग रहते हैं। और विंग जहाँ पे रहता है वहाँ पे रिच लोग रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं है, लेकिन हाँ रिच है, कंपनी चलती है उनकी भी अच्छे से। तब वांग जी बताता है कि वो वही लड़का है जिसको विंग ने उसके घर पे पहुंचाया था, और विंग ने कितने अच्छे से बात की थी। और विंग ये सब सुनता है और वो एकदम हैरानी से देखने लगा था, ये सुन के वो बस देखे जा रहा था। और इधर वांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ विंग मैं वही लड़का हूँ जो तुमसे प्यार करता था, विंग प्यार करता था। और ये कह के वो स्माइल करता है और विंग को जोरों से गले लगा लेता है, और गले लगाने के बाद वो
बस विंग को ऐसे ही गले लगा के रखता है और फिर वो विंग को किस करने लगता है और किस करते हुए उसके जो क्लॉथ थे अब उन्हें अच्छे से निकालता है, क्योंकि ट्रेडिशनल थे तब विंग के बाल वाल भी खींच जा रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें लगे हुए थे विंग के बालों में। और वो सब निकाल के विंग को एक हल्का सा टी शर्ट देता है पहनने के लिए कि विंग इसको पहन लो, कल सुबह तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। तब विंग उन कपड़ों को खुशी खुशी ले लेता है और फिर पहन के आता है और विंग सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और वांग जी बस उसे देखता है और उसे अपने पास खींच लेता है और फिर वो विंग से कहता है, विंग आई लव यू सो मच विंग। और ये कह के वो विंग के कपड़ों को निकालने लगता है और उसके साथ वो बहुत जेंटली बिहेव करने लगता है। और फिर वांग जी विंग के नेक पे किस करता है और कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, बचपन से ही तुम मेरी आंखों में बस चुके थे। और जब तुम मुझसे कॉलेज में मिले उस दिन तुम मुझे याद आ गए थे, मुझे याद तो थे लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया था। हाँ तुम मुझे नहीं पहचाने, इस बात से मैं डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैं तो पहचान गया तुम्हें। आई लव यू विंग, आई लव यू। और ये कहते हुए वो अपनी एक्टिविटी भी किए जा रहा था लेकिन ऐसी बातें बोल रहा था और जिसकी वजह से विंग के भाई बॉडी में एकदम गूज बम्स आ रहे थे। विंग की बॉडी एकदम रिएक्ट कर रही थी, उसकी बॉडी अलग ही तरीके से रिएक्ट की जा रही थी और विंग को ये सब अच्छा लग रहा था। विंग मॉर्न भी कर रहा था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुश थी और ये सारी बातें जो वांग जी के फ्रेंड्स थे उन्हें भी पता चल गई थी और वो लोग भी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ही खुश होकर सुन रहे थे। और वांग जी कहता है, हाँ ये मेरा साइलेंट लव है और विंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ, माई साइलेंट लव। तब वो लोग कहते हैं तुमने साइलेंट लव क्यों नाम रखा। तब वहाँ से कहता है, हाँ सबके हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जो भी रहते हैं वो सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, किच करते रहते हैं, उनके बीच में झगड़ा होता है, लेकिन मेरे और विंग के बीच में झगड़ा भी नहीं हो सकता, साउंड ही नहीं निकलेगा। और ये कह के कहता है, इसलिए मेरे प्यार का नाम है साइलेंट लव। और ये कहकर वो हंसने लगता है और सब लोग कहते हैं, वांग जी ये तुमने क्या कॉमन सेंस लगाया। तब वांग जी कहता है, हाँ कॉमन सेंस मत देखो, बस मेरे दिल का हाल देखो, मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है और पूरी फैमिली भी स्माइल करने लगती है। और वहाँ पे फैमिली फ़ोटो होती है, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ होती हैं और वांग जी और विंग एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। और इनकी लाइफ अब ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और हम इनके लिए अच्छे विशेष करते हैं। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और विंग और वांग जी उसका बहुत अच्छे से सामना करेंगे। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और जैसा भी लगा हो आपको ये एफ कमेंट करके बताना यार, और लाइक करना, हाइक करना, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद शेयर किया है तो यार थोड़ा सा तो मुझे कर दो मोटिवेट। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये एफ। और अगर आप लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हो मैं इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, तो यार आप लोग सुन के हंसोगे ही। तो मैं बता देती हूँ इतने टाइम तक मैं क्या कर रही थी। मैं बस बैठ के कार्टून देख रही थी, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और क्या कहते हैं पावर रेंजर्स। मैं ये सब बैठ के देख रही थी टीवी पर, क्योंकि मेरी मोबाइल ख़राब हो चुकी थी और मैंने बनवाने के लिए दी तो वो बनी नहीं भाई। और फिर एक मोबाइल ख़रीदी, देन वो हैंग करने लगी खरीदते ही, मतलब स्विच ऑफ खोलते ही वो हैंग होने लगी, जो उसमें कुछ चलाया गया और वो लिया गया था इलाहाबाद। तो अब उसे चेंज करना पड़ेगा ना, तब अब उसको चेंज करके दूसरी मोबाइल आई, जैसे तैसे करके 2 दिन लगे मोबाइल आने में, क्योंकि वो इलाहाबाद में ली हुई थी। तब उसकी जगह पे लेंगे, ये तो है नहीं कि वो मुझे पैसा दे देता कि मैं यहाँ से ही ले लूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो इसलिए फिर वो मोबाइल वापस करके ली। अब वो आई तब मेरी चैनल की जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रही थी, और जो इसका बैकअप ईमेल था वो तो भाई पूछो मत, वो हो ही नहीं रहा है। उसी की वजह से मेरा इंस्टा डिलीट हो गया, मतलब मैं इंस्टा नहीं चला पा रही हूँ इस समय। मेरी दोनों की दोनों जो मेरी पर्सनल आईडी थी वो भी, और जो वॉन्गशियन लव जर्नी वाली आईडी थी, दोनों आईडी चली गई। मतलब मेरी जो वॉन्गशियन लव जर्नी वाली थी यार वो भी चली गई। मैंने बहुत ट्राई किया, इसमें मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं अभी इंस्टा ही नहीं चला रही हूँ। इंस्टा से मैं कोसों दूर हो चुकी हूँ। और वो आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें आईडी मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया था ना। ये तो शुक्र है भाई चैनल वाली आईडी मिल गई, नहीं तो मैं फिर से मेहनत नहीं करती अपने चैनल।
के लिए, क्योंकि एक बार और मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरा एक चैनल था जो बंद हो गया था। कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि उसमें बहुत कम ही 500 ही हुए थे, तभी मेरा वो चैनल का आईडी का पासवर्ड भूल गई थी तो वो बंद हो गया था। तो उसका इतना गम नहीं हुआ, लेकिन ये गया ना तो मेरा बहुत गम होने वाला है। मेरी 1 साल की मेहनत है, तो थैंक गॉड ये वापस आ गया। और मैं इंस्टा आईडी कोशिश कर रही हूँ मेरी वापस आ जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन देखो आगे मैंने अपने भाई से बोला है सही करवा दे, तब हो सकता हो वो कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा दे तो हो जाए। तो मेरी यार दुखद कहानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और आप लोग भी आई थिंक मेरी कहानी सुन के बोर हो चुके होंगे। तो आगे के लिए मैं यहीं अपनी दुखद भरी दास्तां रोकती हूँ, क्योंकि लाइफ में पनौती कभी आती है कभी जाती है। तो अभी मेरा पनौती का फेस चल रहा है, तो अभी मैं ये सब यहीं रोकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बोर मत होना यार, बोर हो रहे हो तो स्किप भी कर दिए होगे बहुत लोग, आई नो डैट। तो चलो आज के लिए यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं न्यू वीडियो में, और कल मैं पक्का एक वन शॉट अपलोड करने वाली हूँ लगातार। आज भी हो रहा है, कल भी होगा, ठीक है। तो बाय बाय। और आप लोगों के पास अगर कोई वन शॉट का सजेशन हो या फिर लॉन्ग वीडियो का सजेशन हो तो वो कमेंट में बता देना, ठीक है। बाय।